हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग घटनासार वार्षिकी 2023 को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने नेशनल और इंटरनेशनल अर्थात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही घटनाक्रम को कवर कर लिया है पिछली 3 क्लासेस में। और आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल, अर्थात कि उत्तर प्रदेश का हम जो भी स्पेशल टॉपिक होगा उसे हम कवर करेंगे आज की क्लास में। और फिर नेक्स्ट क्लास में दोस्तों इकोनॉमिक्स कवर करेंगे, जो आर्थिक मुद्दे होंगे, और उसके बाद अपडेट एंड क्लास। तो अपडेट वाली चीज़ को सबसे लास्ट में कवर करेंगे। तो इस तरीके से अगले 3 से 4 लेक्चर, 2 से 3 लेक्चर में ये घटनासार कवर हो जाएगी आपकी। और साथ ही साथ अगर आप लोग घटना चक्र ई दृष्टि को भी देखना चाहते हो, आई दृष्टि की, तो उसकी भी वीडियोस ऑलरेडी आ रही हैं। एक आ चुकी है और एक थोड़ी देर बाद आज शाम तक आ जाएगी। तो दोनों ही मैगजीन्स आपको अवेलेबल हैं चैनल पर, आप देख सकते हैं। और घटनासार के साथ घटना चक्र की जितनी भी प्रीवियस ईयर पूर्वालोकन है वो भी, और ध्येय आईएएस, दृष्टि आईएएस और यूपी स्पेशल, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने प्लेलिस्ट में डाल रखी हैं आप सभी लोगों के लिए, जिससे आप यूपी पीसीएस की तैयारी बेहद ही अच्छी तरीके से कर सकें। तो चैनल पर आए हैं पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और भी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश का बजट। तो आइए इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि इजीली समझ में आए। तो ये रहा आपका उत्तर प्रदेश का बजट 2023-24 वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए। उत्तर प्रदेश का बजट प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने जो है कि 22 फरवरी 2023 को विधानसभा में प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया? 22 फरवरी 2023 को। तो समझते हैं हम लोग कि ये प्रस्तुत किया था 22 फरवरी 2023 को। और कौन है हमारे वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश के? सुरेश खन्ना जी। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अब तक का बजट है। हालांकि ये धीरे धीरे जब आगे आगे बढ़ते जाएंगे, हम हर साल अधिक से अधिक धनराशि का बजट प्रस्तुत करते जाएंगे। तो इस साल ये 23-24 अब तक का सबसे बड़ा बजट है। और बजट में सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है और विकास को गति प्रदान करने व रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बजट में कितना लिखा हुआ है? 1,47,617.29 करोड़ पूंजीगत परिव्यय के रूप में रखे गए। अर्थात कि पूंजीगत परिव्यय दोस्तों ये होते हैं कि जिनसे क्या होता है कि उनमें आय की जो कमी, मतलब बात करते हैं ना कि वापस आ जाए पैसा, तो वो एक लंबे समय बाद पैसा आता है, हम लोग पहले व्यय कर लेते हैं उसमें। तो 1,47,617 रुपये जो बजट में प्रस्तावित हैं। और प्रस्तावित कितना है बजट पूरा? तो 6,90,242.43 करोड़ रुपए के कुल व्यय का 21% है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें परिव्यय जो हो रहा है, यानी कि पूंजीगत जो व्यय है, वो लगभग 21% किया जा रहा है। केंद्रीय योजनाओं के लिए भी बड़ी राशियां बजट में आवंटित की गई हैं। तो दो चीज़ें याद रखिएगा आप लोग कि बजट की धनराशि कितनी है? तो 6,90,242.43 करोड़। और उसमें पूंजीगत व्यय कितना किया जा रहा है? तो 1,47,617.29 करोड़ रुपए किया जा रहा है। आगे देख लेते हैं और भी हम चीज़ें क्या है इंपॉर्टेंट, कि भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए एक वायदे को पूरा करते हुए निजी नलकूपों के माध्यम से सिंचाई के लिए बिजली बिलों में 100% छूट किसानों को उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। जहां बजट में हुई, वहीं उज्ज्वला योजना की 1074 करोड़ महिला लाभार्थियों को होली दिवाली पर निःशुल्क गैस सिलेंडर के रिफिल के लिए 3,047 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। तो कहने का मतलब हो गया कि जो उज्ज्वला योजना के तहत जो भी महिलाओं को जो है कि जो सिलेंडर दिए गए हैं, उनको दिवाली और होली जैसे त्योहारों पर निःशुल्क गैस सिलेंडर मिलेगा, उसके लिए भी कुछ धनराशि दी गई है। साथ ही साथ जो निजी नलकूपों के माध्यम से जो किसान सिंचाई कर रहे हैं, उनके लिए बिजली बिल में क्या होगा? 100% की छूट मिलेगी। यानी जो अपने नलकूपों के माध्यम से सिंचाई कर रहे हैं तो उन्हें 100% की छूट मिल जाएगी पूरी की पूरी। और आइए इसमें और भी धनराशि समझते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि पिछड़े बुंदेलखंड में उद्योगों की स्थापना को गति देने और संस्थागत, तो बुंदेलखंड के क्षेत्र के लिए बात की जा रही है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अभी हम छोटा भी करें, ढांचा विकसित करने के लिए बजट में 37,721.96 करोड़ रुपए की 280 योजनाएं शामिल है। कितनी शामिल है बुंदेलखंड के डेवलपमेंट के लिए? 280। और बजट 23-24 के बजट में सरकार का कुल व्यय कितना है? 6,90,242.43 करोड़ प्रस्तावित है। जबकि सरकार कह रही है कि हम इतना पैसा खर्च करने के बाद कितनी प्राप्तियां लेंगे? तो 6,83,292.74 करोड़ रुपए की हमें प्राप्ति होगी, अनुमानित है। और इसमें 5,70,865 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियां हैं और साथ ही साथ 1,12,427 करोड़ रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। तो टोटल जो व्यय है आपका बजट का 6,90,242.43 करोड़ है, जिससे रिसीविंग कितनी होगी, प्राप्ति कितनी होगी? तो 6,83,292.74। तो यहीं पे आप देख रहे होंगे कि 90 से 83 लगभग 6 लाख 7 लाख का गैप आ रहा है। यही हमारा घाटे में शो हो जाता है, मतलब घाटा दिखाया जाता है।
आगे देखते हैं तो राजस्व प्राप्तियां जो भी उसमें टैक्स का कलेक्शन कितना होगा, तो 4,45,871.59 करोड़। और करेत्तर राजस्व का मतलब होता है नॉन टैक्सेबल, जो नॉन टैक्सेबल होती है, जो टैक्स में इंक्लूड नहीं की जाती है, वैसा अंश मिलेगा हमें 1,24,994.07 करोड़। तो फाइनली देखते हैं कि 4,45,871.59 करोड़ के कर राजस्व में प्रदेश का स्वयं का कर राजस्व कितना होगा, 2,62,62,634 करोड़। और केंद्रीय कर का हिस्सा होगा 1,83,237.59 करोड़ शामिल है। तो ये अलग अलग भी कैटेगरी कर दी गई है यहाँ पर। तो आगे देख लेते हैं हम सीधे सीधे कि 2023-24 के दौरान सरकार का जो कुल व्यय वो 6,90,242.43 करोड़ है, जिसमें 5,02,354 करोड़ रुपए राजस्व लेखे का व्यय है और इसमें 1,87,888 करोड़ रुपए पूंजी लेखे का व्यय है। तो ये आंकड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको काट दीजिए आप। प्राप्तियों एवं व्यय के इन आंकड़ों के आधार पर 2023-24 में 68,511 करोड़ रुपए की राजस्व बचत जहां होगी, वहीं राजकोषीय घाटा भी हमें देखने को मिल रहा है कि 84,883.16 करोड़ रुपए अनुमानित है इतना राजकोषीय घाटा, जो वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.48% है। ये बेहद इंपॉर्टेंट डेटा है। अभी आगे इसको और छोटे फॉर्म में कंसाइज करके भी बताया जाएगा, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो पूछा जाए कि अगर 2023-24 के लिए कितना राजकोषीय घाटा है, तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का, क्योंकि जीएसडीपी का मतलब होता है कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका जो है कि हमेशा काउंट किया जाता है, क्योंकि राजस्व घाटा जो होता है यानी राजकोषीय घाटा वो जीडीपी का होता है और यहाँ पे स्टेट की जीडीपी है, तो इसका 3.48% रहेगा। अब यहाँ पर आप शॉर्ट में अगर देखना चाहें एक बार तो आप देख सकते हैं, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सारे के सारे आंकड़े दिए हुए हैं, तो ये आपको समझ में भी नहीं आएगा और ना ही इससे कोई मतलब निकलेगा धनराशियों से। तो हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट पर क्या है कि समेकित निधि की प्राप्तियों यानी कुल प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात 6,949.69 करोड़ बजट घाटा अनुमानित है। कितना अनुमानित है? बजट घाटा इतना। और लोक लेखे से 5500 करोड़ रुपए की शुद्ध प्राप्तियों के पश्चात 23-24 के समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम 1,449.69 करोड़ रुपए ऋणात्मक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो है कि, और यहाँ पर हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम आते हैं इसमें कर प्राप्तियों के बारे में समझते हैं, यानी कि जो टैक्स के रूप में हमें कलेक्शन होगा वो क्या होगा, तो इसको समझ लेते हैं। 2023-24 के दौरान राज्य वस्तु एवं सेवा कर यानी स्टेट जीएसटी तथा वैट से 1.5 करोड़ यानी कि 1,50,000 करोड़ रुपए और आबकारी शुल्क लगभग 58,000 करोड़, स्टाम्प और पंजीकरण से लगभग 34,566 करोड़ और वाहन कर से लगभग 12,672 करोड़ रुपए प्राप्तियों का अनुमान बजट में लगाया गया है। मतलब इतना जो है कि हमें पैसा जीएसटी के रूप में मिलेगा, सर्विस और टैक्स के रूप में। तो आगे देखते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने बताया कि देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का जो योगदान है वो 8% से अधिक है। यानी पूरे भारत की जो भी जीडीपी है, देश की मतलब पूरे भारत की जितनी भी जीडीपी है उसमें 8% का योगदान उत्तर प्रदेश करता है, 8% से अधिक ही। उन्होंने बताया कि 2021-22 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई, जो देश के विकास की दर से भी अधिक है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो स्पष्ट कह रहे हैं 21-22 में जो हमने जीएसडीपी देखी थी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें 16.8% की वृद्धि देखी गई थी। टोटल वो नहीं है, लेकिन इतनी वृद्धि देखी गई जो देश के विकास की दर से भी अधिक है। अर्थात यूपी जो है कि बहुत तेज़ी से ग्रूम कर रहा है, बूम कर रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। वहीं 23-24 के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि जो है कि 19% की अनुमानित है। अभी इन्होंने कहा कि 16.5 और अब कह रहे हैं 19% अनुमानित होगी इस वर्ष। 2017 से पूर्व प्रदेश में बेरोजगारी की दर 14.4% थी। ऐसा इनका मानना है कि बीजेपी गवर्नमेंट के आने से पहले जो भी गवर्नमेंट रही, सपा या बसपा, उसके दौरान 14.4% गरीबी थी, बेरोजगारी थी। मतलब 100 में से 14 लोग बेरोजगार घूम रहे थे, जो वर्तमान में घट के 4.2% रह गई है। यानी अब 100 में से 14 नहीं, 100 में से 4.2% लोग केवल बेरोजगार हैं, ऐसा सरकारी आंकड़ा कह रहा है। 2020-21 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना था, तो ये समझना है। जो प्राइमरी सेक्टर होते हैं, जो एग्रीकल्चर से संबंधित होते हैं, खनन से संबंधित होते हैं, मत्स्य पालन से संबंधित होती हैं, जो भी एक्टिविटी, उनका योगदान कुल जीएसडीपी में 28.11% था, जो वर्ष 21-22 में बढ़ के 28.44% हो गया। तो आपको ये याद रखना है कि 21-22 में जो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान था वो कितना हो गया, 28.44%। और इसी तरीके से अगर आप
द्वितीयक सेक्टर का देखेंगे तो इनका योगदान 2021 में 24.61% हो गया। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुछ ही दिन पूर्व 10 से 12 फरवरी 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की उपलब्धियों के संबंध में उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बताया कि 25,000 से अधिक निवेशकों ने भाग लिया और 33.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के 9,000 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। तो ये 2 लाइन लास्ट की इंपॉर्टेंट है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो लखनऊ में आयोजित थी, पहला तो यही प्रश्न बन गया कि फरवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई वो लखनऊ में आयोजित हुई और उसमें कितनी धनराशि का निवेश आया, तो 33.50 लाख करोड़ रुपए का, और लगभग 9,000 से अधिक समझौते हुए इसमें जो है कि एग्रीमेंट्स हुए। वहीं देखते हैं हम कि 16% नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में हुए, 12% इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में, 11% औद्योगिक पार्क में, 9% एजुकेशन में और 9% हस्ताक्षर लॉजिस्टिक क्षेत्र में निवेश के लिए किए गए। तो ये वाली बात हो गई। अब बात आती है कि रुपया आता कहाँ से है। 23-24 के बजट में कहा गया कि रुपया कहाँ से आएगा सबसे अधिक। तो देखिए सबसे अधिक पूछा जाता है तो सबसे अधिक होता है स्वयं का कर राजस्व। मीन्स क्या हो गया कि स्टेट का जो टैक्स कलेक्शन होगा उसी से सबसे अधिक पैसा प्राप्त होगा। 38.8% लगभग जो है कि टैक्स कलेक्शन होगा। और इसमें जो टैक्स कलेक्शन होता है इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अर्थात जीएसटी और जो पर्सनल इनकम पे जो टैक्स लगता है डायरेक्ट टैक्स, वो दोनों ही इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो 38.8% आएगा ये स्वयं का। तो सबसे अधिक पैसा कहाँ से आता है, स्वयं का कर राजस्व से आता है। और सबसे अधिक पैसा जाता कहाँ है, तो हमारी यूपी गवर्नमेंट कहती है कि पूंजीगत परिव्यय में सबसे अधिक पैसा जाता है, लगभग 21.7%। यानी पूंजीगत परिव्यय या पूंजीगत व्यय वह होता है जिसका परिणाम हमें दीर्घकालीन अवस्था में देखने को मिलता है। जैसे मान लो हम हॉस्पिटल के लिए बजट में पैसा दे रहे हैं, तो हॉस्पिटल 1 साल बाद जब बन के तैयार होगा तो आजीवन कम से कम 10, 20, 50 साल तक क्या करेगा, लोगों को सुविधाएं देगा। तो ये सुविधा भी तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट ही तो हुआ, आउटपुट ही तो निकल के आ रहा है। हमने कोई बिल्डिंग बनाई, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाया, यूनिवर्सिटीज़ बनाई, स्कूल बनाए प्राइमरी अपर प्राइमरी के, या होटल रेस्तरां बनाए, या सार्वजनिक कम्युनिटी सेंटर बनाए, मैरिज हॉल बनाए सरकार के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक लंबे समय के बाद अपना फल देती हैं, आउटपुट देती हैं। तो इसी को हम कहते हैं पूंजीगत परिव्यय। तो सबसे अधिक पैसा इसी में जाता है। तो ये 2 ही चीज़ें बस आपको याद रखनी है, बाकी और चीज़ों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए आगे और चीज़ों को समझते हैं हम इसमें। वहीं बालिकाओं के लिए कन्या सुमंगला योजना को, जिसके तहत प्रति लाभार्थी को 15,000 रुपये से लाभान्वित किया जा रहा है, जारी रखने की घोषणा 23-24 के बजट में भी रखी गई और इसके लिए 1,050 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसमें क्या दिया गया कि कक्षा 1 से लेकर यानी कि ग्रेजुएशन तक जो भी एजुकेशन करेगी वो बच्ची, उसको 15,000 रुपये 6 किस्तों में दिया जाएगा। कितनों किस्तों में, तो 6 चरणों में उसे पैसे दिए जाएंगे। यहाँ सुमंगला का मतलब शिक्षा होना चाहिए, न कि शादी। तो शादी मत समझिएगा। वहीं स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत पात्र छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन टैबलेट वितरण की योजना भी 23-24 के बजट में 3600 करोड़ रुपए रखी गई है। यानी आप कह सकते हो कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण जो योजना है वो किससे संबंधित है, जो छात्र छात्रा हैं जो एलिजिबल होते हैं उनको फ़ोन और टैबलेट दिए जाएंगे। और देख लेते हैं, श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्येक मंडल में एक आवासीय विद्यालय, यानी आवासीय विद्यालय मतलब कि वहाँ पे विद्यालय भी होगा और हॉस्टल की सुविधा भी होगी, इसकी स्थापना की जाएगी प्रत्येक मंडल में। तो यानी 18 मंडल अगर हमारे यूपी में हैं तो लगभग 17-18 जो मंडल हैं तो उतने ही जो है कि एक आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे जिसमें हॉस्टल्स की सुविधा भी होगी। और एक मंडल में लगभग 5 से 6 जिलों को कवर किया जाता है। तो एक मंडल के अंतर्गत 5 से जो 6 जिले होंगे उन 5-6 जिलों के लिए एक कॉलेज रहेगा, उसमें हॉस्टल्स होंगे, उसमें गरीबों के बच्चे, श्रमिकों के बच्चे निःशुल्क सुविधा ले सकेंगे, हर एक चीज़ की, रहने की, खाने की, पढ़ने की, हर एक सुविधा ले सकेंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आप लोग के कमेंट आते हैं सर जो इम्पॉर्टेंट हो वो चीज़ें बताइए। तो इतना मान के चलिए कि यूपी के सेगमेंट में तो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। यूपी स्पेशल में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ऑलरेडी मैगजीन्स ने बहुत सारी चीज़ें छोड़ के ही हमें दी हैं 10 से 12 पेज में। अगर हम उसमें भी छोड़ दें तो इसका मतलब हमसे बड़ी मूर्खता कोई नहीं करेगा। तो इसलिए जो भी हम 10 से 12 पेज में कवर करेंगे उसे पूरा पढ़िए दोस्तों, तो ताकि यूपी में से कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। अगला है यहाँ पर, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु संचालित मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 100 करोड़, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना हेतु 12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अगर इसकी चर्चा की गई है बजट में तो आपको इसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए। गंगा एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर जा रहा है, कितने लेन का है, कब इसका शुभारंभ किया, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए।
वहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ साथ डिफेंस कॉरिडोर योजना की व्यवस्था प्रस्तावित है। जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो कि 7 जिलों से जाता है और लगभग 296 किलोमीटर लंबा है, इसका तो उद्घाटन भी हो चुका है जालौन में। आगे देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे के औद्योगिकरण विकास प्राधिकरण द्वारा 1000 एकड़ जमीन पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी की स्थापना की जा रही है। तो यमुना एक्सप्रेसवे के औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 1000 करोड़ मतलब 1000 एकड़ जमीन पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी की स्थापना हो रही है। स्पेशली कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में हो रही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों के लिए पुरस्कृत हेतु 15 करोड़ रुपए का प्रावधान। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आपके यूपी में 3 से 4 जिलों में हो रहे हैं, जिसमें एक बनारस भी शामिल है। और बनारस की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय को चुना गया है बनारस में। और जो 3 जिले और हैं वो आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। हालांकि मैं बता दूंगा, लेकिन आप लोग पहले कमेंट कीजिए, वहाँ मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। अगला है, मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटन का प्रस्ताव है। यानी मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, मेजर ध्यानचंद के ही अवसर पे जो है कि हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, हॉकी दिवस, और इनके लिए एक यूनिवर्सिटी मेरठ में बनाई जा रही है। क्योंकि हमारे यूपी में जो स्पोर्ट्स का सामान बनता है सबसे अधिक मेरठ में बनता है, और यहीं से हम एक से दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में भी मतलब एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। महाकुंभ मेला जो 2025 में लगने वाला है, 2025 में, प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है, 2025 में लगने की तैयारी के लिए 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। 2025 में लगेगा। आने वाले वर्षों में प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 16 घरेलू एयरपोर्ट सहित कुल 21 एयरपोर्ट हो जाएंगे। और ऐसे 21 एयरपोर्ट के साथ हमारा देश में पहला नंबर होगा उत्तर प्रदेश का, कि यहाँ पर सबसे अधिक एयरपोर्ट है, और जिसमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम बताइए। एक दो तो मैं बताता हूँ। बाबतपुर, जिसको लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी हो गया। दूसरा होता है आपका चौधरी चरण सिंह अमौसी, जिसे हम लखनऊ कहते हैं। एक आपका जेवर एयरपोर्ट बन ही रहा है, एक आपका कुशीनगर है, और एक मैंने आपके लिए छोड़ दिया। 4 तो मैंने बता दिए, एक आपके लिए छोड़ दिया। वो 5वां इंटरनेशनल कौन सा है वो आप बताएंगे। साथ ही साथ 4 नए स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही। राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना का बजट में प्रस्ताव है, जिसमें विंध्याचल मंडल यानी मिर्जापुर में माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय बनेगा। देवी पाटन मंडल अर्थात बलरामपुर गोंडा वाले जोन में माँ पातेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय बनेगा। मुरादाबाद मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय तथा कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय शामिल है। तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। आप लोग एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। देखिए, मैं जो बीच बीच में प्रश्न पूछता हूँ ना, वो अपनी प्रीवियस नॉलेज पर पूछता हूँ कि ये प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में, तो पढ़ाते समय बस वो याद आ जाते हैं। तो मैं आपके सामने वो प्रश्न रख देता हूँ ताकि आपको भी वो चीज़ें याद हो जाएं। तो प्रीवियस ईयर पेपर में ही आया हुआ है ये प्रश्न कि सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय हमारे यूपी के किस जिले में है। अब ये आपको बताना है। अगला है, एक नया टॉपिक है कि उत्तर प्रदेश के 10 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, और टोटल उत्तर प्रदेश के 45 प्रोडक्ट हो चुके हैं, 45 जिनको जीआई टैग अब तक मिल चुका है। तो समझते हैं। केंद्र सरकार की जीआई प्रमाण पत्र रजिस्ट्री ने 31 मार्च 2023 को देश 33 उत्पादों को जीआई प्रमाण पत्र प्रदान किया है, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश के 10 क्षेत्रीय उत्पाद शामिल हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है, और जिसमें वाराणसी के उत्पाद भी शामिल हैं, और सबसे अधिक हमारे यूपी में वाराणसी को ही प्राप्त है। तो समझते हैं नए उत्पाद जो जोड़े गए। तो अलीगढ़ का बखरिया पीतल के बर्तन, यानी अलीगढ़ बखरिया पीतल के बर्तन के लिए अलीगढ़ का ताला, बांदा सजर पत्थर, नगीना काष्ठ शिल्प, प्रतापगढ़ का आंवला, हाथरस की हींग इसमें शामिल है। और वहीं विश्व प्रसिद्ध बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम को भी जीआई टैग मिला है। और इसके बाद रामनगर भंटा यानी बैंगन, जो बैंगन की सब्जी खाते हैं, और ये रामनगर बनारस में ही है। और वाराणसी के पड़ोसी जिले चंदौली के आदम चीनी चावल को भी जीआई टैग दिया गया है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के 20 उत्पादों सहित यूपी के कुल कितने प्रोडक्ट हो गए? 45 प्रोडक्ट हो गए जिनको जीआई टैग दिया जा चुका है, 45 प्रोडक्ट। तो यूपी में जीआई टैग कितने हो गए? 45 हो गए। और पूरे भारत के अगर हम जीआई टैग की बात करेंगे तो वो जो है कि टोटल कितने हो जाएंगे? यहाँ पे दिया है कि उत्पादों को अभी तक जीआई टैग दिया गया 45, साथ ही जीआई प्रमाण पत्र अभी तक 441 भारतीय उत्पादों और 34 विदेशी उत्पादों को दिया जा चुका है जो है कि। और देखते हैं, इसके पहले वाराणसी के कई उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है पहले से ही, जैसे बनारस के ब्रोकेड साड़ियाँ, वाराणसी सॉफ्ट स्टोन, जाली वर्क, मेटल रिपोसे शिल्प, वाराणसी ग्लास बीड्स आदि, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। और जीआई एक्सपर्ट के मुताबिक
तिरंगी बर्फ़ी, बनारस का लाल पेड़ा, बनारसी ठंडई, बनारस का लाल भरवा मिर्चा, चिरई गांव करौंदा को भी लिस्ट में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है इस समय। आगे देख लेते हैं। जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन उन उत्पादों को प्रदान किया जाता है जो उस क्षेत्र की भौगोलिक पहचान को दर्शाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत क्षेत्रीय उत्पादों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अब आप लोग इस चीज़ को चर्चा में देखिए कि अगर ये बजट के चर्चा में रहा है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो आप देखिए ये योजना कब शुरू की गई है। वन डिस्ट्रिक्ट के नाम पे वन तहसील वन प्रोडक्ट के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप इसको देखिए कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कब जो है कि शुरू की गई थी योजना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला है उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023। तो ये कब शुरू किया गया? 2023 में शुरू किया गया है। देख लेते हैं इसको। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच दूसरे वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। तो ध्यान देना कि 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच दूसरे वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इन्वेस्ट यूपी 2.0 लॉन्च किया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा क्योंकि ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट थी, इसी को कहा गया है। वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन व्यापार के अवसरों का पता लगाने और साझेदारी बनाने के लिए नीति निर्माताओं, उद्योगों के नेताओं, थिंक टैंक और विश्व के नेताओं को एक साथ लाता है। इसमें 41 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी, 10 भागीदार देशों के राजनयिकों के साथ प्रमुख कंपनियों के सीईओ भी शामिल हैं इसमें। और देखते हैं, स्थानीय व्यवसायियों और उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए पहली बार जिला स्तरीय निवेशक सम्मेलन भी हुआ जिला के स्तर पे और आयोजित किए गए। जिला स्तरीय निवेशक सम्मेलन आयोजित करने वाला बाराबंकी पहला जिला था। ध्यान देना, बाराबंकी पहला जिला था। इस शिखर सम्मेलन में प्रदेश को 33.50 लाख करोड़ का निवेश हुआ और साथ ही 19,000 से अधिक एमओयू पे हस्ताक्षर हुए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हालांकि ऊपर इसको 9,000 दिया और यहाँ पे 19,000 दिया, तो आई थिंक इसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको जो है कि मतलब करेक्ट कर दूंगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। अगला देख लेते हैं। कुल निवेश प्रस्ताव का सर्वाधिक 27% आपको गौतम बुद्ध नगर नोएडा को मिला, आगरा को 8%, गाजियाबाद को 3.6% और अलीगढ़ को 1.65% प्राप्त हुआ। सर्वाधिक निवेश प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में नवीनीकृत ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी को सबसे अधिक जो है कि बजट मिला, मतलब निवेश मिला। फिर इलेक्ट्रॉनिक अवसंरचना को मिला सेकंड पे, औद्योगिक पार्क थर्ड पे है और अवसंरचना और एजुकेशन को भी, हायर एजुकेशन को इसी क्रम में मिला। तो आपको ये धनराशि याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस क्रम याद रख लीजिए कि सबसे अधिक बजट किस में मिला, यानी किस में इन्वेस्टमेंट आया, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगला है हरदोई, जो कि लखनऊ के पास आता है, एक दूसरा जिला लखनऊ मंडल में आता है। बर्जर ग्रुप की एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री बन रही है। जो बर्जर आप लोग देखते हो ना, जैसे कि नैरोलक पेंट हो गया और बर्जर पेंट हो गया, तो ये अलग अलग जो पेंट की कंपनियां हैं, तो इसमें बर्जर जो ग्रुप है वो एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री यहाँ पे स्थापित हो रही है। हरदोई के संडीला औद्योगिक क्षेत्र में 1,000 करोड़ रुपए के निवेश से 37 एकड़ में बनी बर्जर ग्रुप की एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में वर्चुअली रूप से लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, इस फैक्ट्री से लगभग 1200 कर्मियों को रोजगार मिलेगा। तो भाई 1200 लोगों को रोजगार भी क्रिएट हुआ, ये भी अच्छी बात है। वहीं देखते हैं, अगला टॉपिक है इसी में, लखनऊ में टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी मिल गई है। लखनऊ हरदोई सीमा पर 1,000 एकड़ से अधिक जमीन पर पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को 17 मार्च 2023 को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। इसमें संत कबीर पीएम मित्र टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क लिमिटेड के नाम से यूपी में स्थापित होने वाला मेगा टेक्सटाइल पार्क भी शामिल है। तो ये नाम भी याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। और इस परियोजना पर करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके जरिए 10,000 करोड़ के निवेश होने की उम्मीद है। इस पार्क से लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख परोक्ष यानी इनडायरेक्टली रूप से रोजगार सृजित होंगे। लखनऊ हरदोई की सीमा पर 1033 एकड़ ज़मीन पर इस पार्क को बनाया जाएगा। तो ये लखनऊ और हरदोई दोनों की सीमा पर स्थित होगा। इसमें हरदोई और लखनऊ की सीमा पर स्थित आटगढ़ी, सौरा, अटारी, रुदानखेड़ा, बिशनपुर, जिंदाना, पारा, भदहारी, ये सारी तहसीलों की ज़मीन ली जा रही है। और प्रदेश सरकार की ओर से पार्क को धरातल पर उतारने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी का गठन किया जा रहा है। ये एक मॉडल होते हैं जो इकोनॉमिक सेक्टर में जो है कि बड़ी बड़ी जब कंपनियां बनाई जाती हैं तो एक मॉडल होते हैं एसपीवी, जो अपने काम को बना लेंगी, अपना काम पूरा तैयार कर लेंगी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर देंगी, उसके बाद इनकी जो कि समापन कर दिया
रहता है इनको, स्पेशल पर्पस व्हीकल। आगे है हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग विभाग को इसके लिए 1033 करोड़ एकड़ जमीन निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए फरवरी 2023 में कैबिनेट को मंजूरी मिल चुकी है। और देश के पहले रोपवे का वाराणसी में शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च 2023 को वाराणसी में देश के पहले पब्लिक रोपवे नेटवर्क अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की आधारशिला रखी। और इस रोपवे के निर्माण से जनता को ट्रैफिक समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि बनारस में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है दोस्तों, तो उससे इनको मुक्ति मिलेगी। वाराणसी के अलावा दुनिया में लापाज और मैक्सिको सिटी में अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे है, तो केवल लापाज और मैक्सिको सिटी में है। कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया तक के इस रोपवे का निर्माण किया जाएगा, जिसकी लंबाई 3.8 किलोमीटर होगी। और इस रोपवे पर कुल 5 स्टेशन कैंट, विद्यापीठ, रथ यात्रा, गिरजाघर, गोदौलिया होंगे। इन पांचों जगह पे आप जो है कि उतर सकते हो और बैठ सकते हो। और यही वो पांचों लोकेशन हैं जिसमें बहुत अधिक जो है कि भीड़ होती है, बहुत अधिक जाम लगा होता है। आगे देखते हैं, विश्व भारती सम्मान की बात करेंगे। तो अब हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, विश्व भारती सम्मान। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के सर्वोच्च पुरस्कार विश्व भारती से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जी को 29 मार्च 2023 को सम्मानित किया गया। तो विश्व भारती सम्मान जो कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा दिया जाता है, और इससे हरिदत्त शर्मा जी को ये सम्मानित किया गया है। इसमें एक अंगम वस्त्र यानी एक शॉल टाइप का दिया जाता है, और 5,01,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। उत्तर प्रदेश खेल सम्मान देखते हैं, तो कॉमनवेल्थ और नेशनल गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यूपी दिवस के अवसर पे 24 जनवरी को राज्य के सर्वोच्च खेल पुरस्कार लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई से सम्मानित किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का जो सबसे सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वो लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई से सम्मानित किया गया। तो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार किसको मिला भाई? तो ये सामान्य वर्ग में ज्योति शुक्ला जी को मिला, जो कि कानपुर की हैं। कहाँ की हैं? कानपुर की हैं, ज्योति शुक्ला जी को मिला है। और आगे देखते हैं हम, जो हैंडबॉल से संबंधित है। और दूसरा मिला है नेहा कश्यप को, मेरठ से हैं। 2021-22 सामान्य वर्ग में मनीष भाटी को मिला है, ये आपके गौतम बुद्ध नगर से हैं। और वेटरन वर्ग में मेरठ की तरुणा शर्मा को मिला है, जो जूडो से सम्मानित है, जूडो से जुड़ी हैं। वहीं अगर हम देखते हैं लक्ष्मण पुरस्कार किसको मिला, तो 20-21 के लिए सामान्य वर्ग में लखनऊ के मोहित यादव को मिला, और राहुल सिंह को मिला जो कि वाराणसी के हैं, और जनार्दन सिंह जो कि गाजीपुर के हैं, इनको कुश्ती में मिला। तो ये 2-3 नाम हैं जो आपको याद रखने होंगे बिल्कुल ही। और 21-22 में मोहम्मद आरिफ गोरखपुर के इनको मिला, और राधे श्याम सिंह आजमगढ़ के हैं एथलेटिक्स, इनको मिला। तो ये 2 प्रकार के जो है कि मिलते हैं, रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मण। ये पुरस्कार हैं जो कि सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माने जाते हैं अपने प्रदेश के। 2021-22 दिव्यांग जन श्रेणी में सुहास एलवाई को मिला, विवेक चिकारा को मिला, और दीपेंद्र सिंह को मिला। आगे देख लेते हैं, पुरुष खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार के तहत लक्ष्मण की कांस्य प्रतिमा के साथ, महिला खिलाड़ियों को रानी लक्ष्मीबाई की कांस्य प्रतिमा के साथ लगभग 3,11,000 रुपये की नगद धनराशि भी दी जाती है। अब अगला टॉपिक है हमारा अयोध्या से संबंधित। अयोध्या ग्रीनफील्ड टाउनशिप 29 दिसंबर 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार गुजरात के साबरमती की तर्ज पर अयोध्या में ग्रीनफील्ड टाउनशिप बसाने का निर्णय लिया गया है। और यह योजना 1438 एकड़ क्षेत्रफल में बनाई जाएगी, जो कि गुजरात के साबरमती के तर्ज पे होगा। अयोध्या में ग्रीनफील्ड टाउनशिप की इस योजना को पहले चरण में 583 एकड़ क्षेत्रफल में बसाने की योजना है, जिसके लिए 487 करोड़ एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। वैदिक सिटी देखते हैं, तो वैदिक सिटी की परियोजना का मानक अहमदाबाद गिफ्ट सिटी के आधार पर तय होगा। नव्य अयोध्या परियोजना के अंतर्गत हाईवे के किनारे स्थित ग्राम सभा शहनवाजपुर एवं मांझा बरहटा में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड टाउनशिप योजना वैदिक सिटी में कई तरह के बदलाव भी किए जा रहे हैं। तो ध्यान देना, एक नया नाम आ रहा है आपके लिए, वैदिक सिटी अयोध्या के लिए ही ये नया नाम दिया जा रहा है। और यूपी सरकार की वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये भी एक नई योजना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल फैमिली आईडी वन आइडेंटिटी लॉन्च किया है। यह पोर्टल प्रदेश के परिवारों के लिए सरकारी योजनाओं तक पहुंच को सरल बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य उन परिवारों को मुफ्त या सस्ता राशन उपलब्ध कराना है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। तो ध्यान देना, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसको मुफ्त और सस्ता राशन उपलब्ध कराना इसका टारगेट है। और उत्तर प्रदेश में परिवारों का एक व्यापक डेटाबेस भी तैयार करेगा।
अगला है यहाँ पर उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बहुत सारे प्रतिभाशाली जो है कि खिलाड़ी हैं जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी आईपीएल में आपने देखा होगा अलीगढ़ के अंकुर सिंह, जिन्होंने लास्ट 5 गेंदों पे 5 छक्के मार के जो है कि जिता दी टीम को। तो लगातार यूपी से खेल प्रतिभाओं को भी सराहा जा रहा है। तो इसके लिए योगी सरकार के द्वारा एक खेल नीति बनाई गई है, जिससे यहाँ पर और भी विकास किया जाए। 10 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए खेल संस्कृति विकसित करने हेतु पहली खेल नीति, ध्यान देना ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक खेल नीति को भी मंजूरी मिली है। तो ये पहली खेल नीति है। प्रमुख बिंदु क्या है? नई खेल नीति में खिलाड़ियों की शारीरिक दक्षता से लेकर उनकी ट्रेनिंग तक विशेष ध्यान रखा जाएगा। और इसके साथ ही भारतीय खेल प्राधिकरण की तर्ज पर राज्य खेल प्राधिकरण यानी स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी SSA का गठन भी किया जाएगा तथा निजी अकादमियों और स्कूलों कॉलेजों को खेलों से जोड़ा जाएगा। ठीक है, इनको भी जोड़ा जाएगा। और अगर हम आगे देख लेते हैं इसके बारे में, इस नीति के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में 40 मिनट का समय खेल, शारीरिक शिक्षा, योग के लिए निर्धारित किया जाएगा। इस नीति के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में 40 मिनट का समय खेल जो है कि शारीरिक शिक्षा या योग के लिए निर्धारित किया जाएगा विद्यालय में। राज्य में PPP के तहत अलग अलग खेलों के 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार किए जाएंगे। कितने? 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार किए जाएंगे। साथ ही 5 हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी डेवलप किए जाएंगे। नई नीति में विभिन्न खेलों एसोसिएशन एवं खेल अकादमियों को आर्थिक मदद की जाएगी। आर्थिक रूप से कमज़ोर अकादमियों और खेल एसोसिएशन को इससे लाभ होगा। और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें होंगी। और अगर हम आगे देखते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये देखिएगा कि खेल विश्वविद्यालय की स्थापना से राज्य में योग्य प्रबंधकों, प्रशासकों, संचालन कर्मियों का एक पूल तैयार करने में मदद मिलेगी। और खेल विश्वविद्यालयों में खेलों से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों द्वारा इस क्षेत्र में रोजगार भी बढ़ेंगे। जो स्पोर्ट्स के टीचर वगैरह अपॉइंट होते थे ना आप लोगों के स्कूलों में, जब आप इंटर कॉलेज में रहे होंगे, तो स्पोर्ट्स टीचर के लिए भी यहाँ से एक अच्छा रोजगार करने का मौका मिलेगा। जिसको स्पोर्ट्स में रुचि है वो क्या करेगा? स्पोर्ट्स को पढ़ेगा और ग्रेजुएट होगा और फिर आगे चल के उसको फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से टीचर की अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो खेल विभाग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों को उत्तर प्रदेश में लाने के लिए खेल संघों के साथ मिलकर काम करेगा। इससे बड़ी संख्या में कर्मियों की भर्ती होगी और सेवा प्रदाताओं में भी वृद्धि होगी। तो देख लेते हैं इसमें, राज्य में खेलों के लिए 10 करोड़ रुपए से एक राज्य खेल विकास कोष बनाया जाएगा, जिससे राज्य के श्रेष्ठ खिलाड़ियों को विशेष लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उपकरण खरीदने में आसानी होगी। विदेशों में ट्रेनिंग और प्रदर्शन का मौका भी मिलेगा। और साथ ही साथ इसके अलावा खिलाड़ियों को विदेशी प्रशिक्षक, फिजियोलॉजिस्ट और मनोवैज्ञानिक आदि उपलब्ध भी कराए जाएंगे। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश सरकार, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश सरकार खिलाड़ियों की आर्थिक मदद भी करेगी। खेल नीति के अनुसार हर पंजीकृत खिलाड़ी का 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। जितने भी खिलाड़ी रजिस्टर्ड होंगे गवर्नमेंट की तरफ से या यूपी गवर्नमेंट में, तो उसको क्या होगा कि 5 लाख रुपए का बीमा भी मिलेगा कि अगर उसे खेल के दौरान कोई तकलीफ हो जाती है या कोई समस्या हो जाती है, हेल्थ इश्यू हो जाती है, तो 5 लाख रुपए का हेल्थ बीमा भी मिलेगा। एकलव्य क्रीड़ा कोष से ट्रेनिंग करने या प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को लगने वाली चोट के इलाज के लिए भी प्रदेश सरकार ही धन उपलब्ध कराएगी। कि अगर कोई आपको ट्रेनिंग के दौरान अगर कोई चोट वगैरह लग जाती है तो उसका सारा खर्च इलाज का सरकार उठाएगी। बहुत अच्छी नीति दिख रही है इस हिसाब से। तो खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण के लिए उनकी स्किल पावर के अनुरूप उन्हें तैयार किया जाएगा, जिन्हें 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा। पहली श्रेणी होगी ग्रॉस रूट यानी ज़मीनी स्तर के खिलाड़ी होंगे, इन्हें शुरुआती स्तर में प्रशिक्षण दिया जाएगा। दूसरा होगा डेवलपमेंट की, जिसमें प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को खोजकर उन्हें भविष्य के खिलाड़ी के रूप में विकसित करने के लिए एक्शन प्लान बनाकर प्रशिक्षित किया जाएगा। और तीसरा है, जो तीसरी श्रेणी है एथलीट क्लास की, एलीट क्लास के खिलाड़ी होंगे। वे खिलाड़ी होंगे जो विभिन्न खेलों में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। और नई नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में स्टेडियम, ओपन जिम निर्माण, संचालन प्रबंधन के लिए नीति बनाने का निर्णय लिया गया है। तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छी रही ये खेल नीति। और अगर ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं, जैसे आप देखेंगे हरियाणा में भी खेल नीति का पालन होता है, और आपके हरियाणा के साथ गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, तो यहाँ से क्या है स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलता है हमें। ओलंपिक हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम हो, नेशनल गेम भी हो, तो इस तरीके से यूपी को भी एक नया अप्रोच मिलेगा और नए जो है कि खिलाड़ी प्रतिभा लेकर बाहर निकलेंगे और उभरेंगे। अगला पॉइंट है, नोएडा में बनेगा देश का पहला डबल डेकर हाईवे। देश का पहला डबल डेकर हाईवे बन रहा है। नोएडा में जुड़वा उपग्रह शहरों में यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजधानी के बाहरी इलाके में वाणिज्यिक शहरों में यातायात भार को कम करने के लिए एक खाका तैयार किया है। तो एक खाका तैयार किया जा रहा है इसमें, और इसमें क्या जो है कि लाभ देखने को मिलेगा,
तो हम देख लेते हैं इसमें। इसी क्रम में नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 2000 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड रोड के विकल्प पर काम शुरू हो चुका है और यह देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे होगा जिसे 6 या 8 लेन का बनाया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों से पता चलता है कि एक्सप्रेसवे के ऊपर एक नई सड़क का निर्माण किया जाएगा जिससे दिल्ली से यमुना एक्सप्रेसवे तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बनने वाले एलिवेटेड एक्सप्रेसवे से वाहनों की रफ्तार बढ़ेगी। और अगला पॉइंट है आपका, मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की गई है। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2041 तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाए जाने की घोषणा की है। यह भारत में किसी पर्यटन स्थल के निर्धारित इस तरह का पहला कार्बन न्यूट्रल मास्टर प्लान होगा। तो ध्यान देना कि पर्यटन स्थल जो है कि जितने भी हैं भारत में मुख्य रूप से, तो उसमें मथुरा वृंदावन देश के पहले ऐसे पर्यटन स्थल होंगे जहाँ पर हम शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करेंगे। और ये अच्छी बात रहेगी, यूपी की तरफ से ये पहल बहुत अच्छी रहेगी। वृंदावन और कृष्ण जन्मभूमि जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के साथ पूरे ब्रज क्षेत्र में पर्यटन वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक परिवहन के रूप में उपयोग किए जाने वाले केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को जाने की अनुमति रहेगी केवल ऐसी जगहों पे। और कुल 252 जलाशयों और 24 वनों को भी इसमें पुनर्जीवित किया जाएगा। इस योजना के तहत पूरे क्षेत्र को 4 समूहों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक के तहत 8 प्रमुख शहरों में से 2 को शामिल किया गया है। तो ये अच्छी योजना है। इसमें एक परिक्रमा पथ नामक छोटे सर्किट बनाना भी प्रस्तावित है। तीर्थयात्री पैदल या इलेक्ट्रिक वाहनों का जिसमें योग कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक वाहनों में क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड या काला धुआं जैसा कुछ भी नहीं निकलता है, इसलिए यहाँ पर शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना आसान हो जाएगा। यदि तीर्थयात्री एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करना चाहते हैं तो वो इसके लिए इलेक्ट्रिक मिनी बसों का भी प्रावधान किया गया है। मिनी बस रहेंगी। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को कार्बन तटस्थता के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ यह नहीं है कि कोई देश अपने उत्सर्जन को शून्य पर लाएगा, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी देश के उत्सर्जन की भरपाई वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों के अवशोषण और हटाने से होती है। हालांकि याद रखना है आपको कि COP26 शिखर सम्मेलन में वर्ष 2070 तक अपने उत्सर्जन को शुद्ध शून्य करने का वादा जो है कि भारत सरकार के द्वारा किया गया है। अगला टॉपिक है, उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स कार्यक्रम भी शुरू हो रहा है। जैसे ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तर्ज पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट, यानी हर एक जिले में एक स्पोर्ट्स डेवलप किया जाएगा। तो इसमें महत्वाकांक्षी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना को राज्य में पारंपरिक शिल्प के पुनरुद्धार में मदद करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिली। अब इसी तर्ज पर राज्य सरकार ने स्थानीय खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2022 में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स कार्यक्रम की शुरुआत की है। दिसंबर 2022 में योगी आदित्यनाथ सरकार का उम्मीद है कि ODOS यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स कार्यक्रम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को तैयार करने का एक मंच बनेगा। और इसमें जो है कि 14 खेलों का चुनाव किया गया है, जिनमें कौन कौन से खेल होंगे तो इनके नाम भी सुन लीजिए। जैसे टेबल टेनिस, एथलेटिक्स, जूडो, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, कुश्ती, फुटबॉल, तैराकी, बॉक्सिंग, भारोत्तोलन, तीरंदाजी, शूटिंग और कबड्डी। तो ये वो 14 खेल होंगे जिनमें क्या करेगी राज्य सरकार के द्वारा हर डिस्ट्रिक्ट में डेवलप किया जाएगा एक एक खेल को। तो इस तरीके से एक अच्छा इनिशिएट है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी एक लिस्ट दी हुई है। यहाँ पे देखेंगे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत, मतलब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स के तहत उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से प्रत्येक में एक खेल की पहचान की जाएगी और जिलेवार खेल की प्रशिष्ट प्रतिभाओं को खोजने और उनके कौशल को जिला, राज्य और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। तो 75 जिलों में 75 प्रकार के खेल नहीं, बल्कि 14 खेल को ही 75 जिलों में ढूंढा जाएगा। जैसे ये लिखा हुआ है, आप अगर देखेंगे पूर्वांचल साइड में तो कुश्ती जो है कि वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, आजमगढ़, देवरिया, महाराजगंज, ये सभी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं। लेकिन इसमें केवल एक बागपत आता है जो पश्चिमी क्षेत्र है। तो बागपत आप याद रख लीजिएगा, प्रश्न बन सकता है ऐसे, क्योंकि सबका ध्यान रहेगा पूर्वी क्षेत्रों पर और बागपत भी इसमें शामिल है कुश्ती में। तो इस तरीके से ये बहुत सारे गेम्स हैं, आप इसको पढ़ लीजिए। मैं आपको डिस्प्ले पे थोड़ा स्लो करके दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको। अब यहाँ पर आप देख लेंगे, जैसे टेबल टेनिस है आगरा कानपुर में, बैडमिंटन अलीगढ़ गौतम बुद्ध नगर, भारोत्तोलन मिर्जापुर बिजनौर, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और फुटबॉल हाथरस, तैराकी पीलीभीत, शूटिंग बांदा, लॉन टेनिस प्रयागराज। तो ऐसे आप लोग इसे डेवलप करते हुए देखेंगे।
अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश में तराई हाथी अभ्यारण्य को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। 23 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय ने तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दे दी है, जिसे दुधवा टाइगर रिजर्व और लखीमपुर एवं पीलीभीत जिलों में स्थित पीलीभीत टाइगर रिजर्व स्थित 3049 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश वन विभाग के अनुसार विभाग ने अप्रैल 2022 में प्रस्ताव तैयार किया था, जिसे 11 अक्टूबर को केंद्र सरकार को भेज दिया गया था और केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी इसकी। गौरतलब है, उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व के अस्तित्व में आने के साथ दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में अकेला राष्ट्रीय उद्यान होगा जो 4 प्रतिष्ठित जंगली जानवरों की प्रजातियों जिसमें बाघ, एक सींग वाला गैंडा, एशियाई हाथी और दलदली हिरण की रक्षा और संरक्षण करेगा। तो यहाँ पर ये समझना है कि दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का एक अकेला राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पे 4 प्रतिष्ठित प्रजातियों की संरक्षण या सुरक्षा की जाती है। दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अलावा हाथी रिजर्व में किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, दुधवा बफर जोन और दक्षिणी खीरी वन प्रयाग के कुछ हिस्से भी शामिल किए जाएंगे। तराई हाथी अभ्यारण्य की स्थापना वन्यजीव संरक्षण के मामले में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा, विशेष रूप से एशियाई हाथियों के लिए, क्योंकि यह भारत नेपाल सीमा पर स्थित है जहां हाथियों की सीमा पर आवाजाही एक नियमित दिनचर्या का हिस्सा है। और आगे देख लेते हैं हम इसको। तो इसी में आप आगे देखेंगे कि केंद्र हाथी परियोजना के तहत सभी वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा और जो मानव हाथी संघर्षों को संभालने में भी मदद करेगा। दुधवा में हाथी अभ्यारण्य की स्थापना से उनके संरक्षण के प्रति हाथी केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने में भी मदद मिलेगी। तो ये वाली सारी बातें रहेंगी और आगे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली बात है कि दुधवा टाइगर रिजर्व दशकों से विभिन्न घरेलू और सीमा पार गलियारों के माध्यम से जंगली हाथियों को आकर्षित करता रहा है, जिसमें दुधवा, बंसवा दुधवा, लालझड़ी नेपाल, सथियाना शुक्ला फांटा नेपाल, ढाका पीलीभीत दुधवा बफर जोन कॉरिडोर भी शामिल हैं। और आगे देख लेते हैं और भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो बिल्कुल हैं, क्योंकि 2022 में प्रोजेक्ट हाथी की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पे, जो कि 1992 में शुरू हुआ था, भारत सरकार ने TER यानी कि तराई एलिफेंट रिजर्व सहित भारत में 3 एलिफेंट रिजर्व को मंजूरी दी है। जो अन्य 2 और कहाँ पे हैं, तो 2 छत्तीसगढ़ में जो है कि जो अन्य 2 हैं, एक तो छत्तीसगढ़ में लेमरू 31वां है और तमिलनाडु में अगस्त मलाई 32वां है। तो हमारे भारत यूपी में भी एक खोला गया है और दूसरा जो है कि छत्तीसगढ़ में लेमरू एलिफेंट रिजर्व और अगस्त मलाई एलिफेंट रिजर्व, ये भी आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ तो हो गया तराई एलिफेंट रिजर्व यूपी में, छत्तीसगढ़ में लेमरू और तमिलनाडु में अगस्त मलाई हैं। वहीं पर और भी चीज़ें देखते हैं तो ध्यातव्य है कि हाथी संरक्षण परिदृश्य से संबंधित पारिस्थितिकी पर जोर देता है, वहीं बाघ संरक्षण संरक्षित क्षेत्र की अवधारणा में निहित है। भारतीय हाथी एलिफस मैक्सिमस मध्य और दक्षिणी पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी घाट, पूर्वी घाट और उत्तर भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। अगर हाथी पर बात करें तो यह वनस्पति और जीवों की लुप्तप्राय प्रजातियों जो कि साइट्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के परिशिष्ट और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची फर्स्ट में शामिल किया गया है। भारत सरकार ने 1992 में हाथी परियोजना को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ एक केंद्र सरकार यानी केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में पेश किया था। जो क्या उद्देश्य थे, तो पहला उद्देश्य तो ये था कि हाथियों और उनके आवास गलियारों की रक्षा के लिए, मानव पशु संघर्ष के मुद्दों का समाधान किया जा सके, बंदी हाथियों के कल्याण के लिए, और हाथी रिजर्व परियोजना के मुख्य रूप में 16 राज्यों के शासित प्रदेशों जिसमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सारे राज्यों में ये योजना चलाई जा रही है। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में भी अभी जो खोला गया है तराई एलिफेंट रिजर्व, इसी में था। वहीं अगस्त 2022 में तमिलनाडु राज्य सरकार ने विश्व हाथी दिवस 2022 12 अगस्त के अवसर पर अगस्त मलाई हाथी रिजर्व को तिरुनेवेली और कन्याकुमारी जिले के अगस्त मलाई क्षेत्र में इतने हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल के साथ 5वें हाथी रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया, जो देश का 32वां हाथी रिजर्व बन गया है। अब अगला टॉपिक है आपका यहाँ पे भारत का 53वां और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व। हालांकि भारत में वर्तमान में जो है कि 54 टाइगर रिजर्व हो गए। 54 नंबर पे कौन सा टाइगर रिजर्व आएगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 31 अक्टूबर 2022 को घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में रानीपुर का टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है, जो भारत का 53वां बाघ टाइगर रिजर्व होगा और यह राज्य के चित्रकूट जिले में रानीपुर में स्थित है। दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ के बाद चौथा है। दुधवा जो है कि आपका लखीमपुर खीरी में है, पिछली बार पेपर में पूछा भी जा चुका है ये। पीलीभीत आपका पीलीभीत में ही है। अमनगढ़ की बात करेंगे तो ये बिजनौर में है। ओके, और रानीपुर आपका हो गया कहाँ पे, चित्रकूट में। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारा 53वां टाइगर रिजर्व भारत का रानीपुर को मिला और 54वां टाइगर रिजर्व किसको मिला, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और उत्तर प्रदेश का इसके साथ चौथा जो है कि टाइगर रिजर्व भी इस्टेब्लिश हो चुका है। और देख लेते हैं इसके बारे में और कोई जानकारी है तो समझते हैं। यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व से महज 150 किलोमीटर की दूरी इस पर स्थित है। इसलिए यहाँ अक्सर पन्ना टाइगर रिजर्व से टाइगर आ जाते हैं, तो वो भी इसमें देखने को मिलेगा। रानीपुर टाइगर रिजर्व में बाघ, तेंदुआ, भालू, सांभर, चित्तीदार हिरण, चिंकारा और कई पक्षी तथा सरीसृप यहाँ पर पाए जाते हैं। और देख लेते हैं, अगर हम बात करते हैं, भारत में बाघों की हालिया गिनती 2018 में की गई थी, जिसके मुताबिक देश में 2967 बाघ हैं। लेकिन अब 2018 नहीं दोस्तों, 2022 की भी एक नया डेटा पेश कर दिया गया है, जिसमें 3167 यानी 200 बाघ अधिक हो गए हैं। और उत्तर प्रदेश में जो 173 बाघ थे, अब वो संख्या बढ़ चुकी है। तो ये आप लोग चेक करके बता दीजिएगा। इससे पहले योगी मंत्रिमंडल ने 27 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश में बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बुंदेलखंड में बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दे दी थी। और इसीलिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ही रानीपुर बाघ अभ्यारण्य को अधिसूचित करने की मंजूरी मिली है। और इस प्रकार चित्रकूट जिले में रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में इस्टेब्लिश किया गया है। राज्य सरकार की ओर से रानीपुर टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना का भी निर्णय लिया गया है। इसके संचालन के लिए एकमुश्त 50 करोड़ रुपए की निधि की व्यवस्था की गई है। 50 करोड़ रुपए की बात की गई है। और रानीपुर अभ्यारण्य अधिसूचित होने के बाद भारत सरकार के प्रोजेक्ट टाइगर योजना के तहत आ जाएगा। इस प्रकार रानीपुर टाइगर रिजर्व प्रदेश का चौथा और बुंदेलखंड क्षेत्र में राज्य का पहला टाइगर रिजर्व होगा। बुंदेलखंड के क्षेत्र में तो पहला ही है। अगला यहाँ पे टॉपिक है, जल जीवन मिशन में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी राज्य रहा। जल जीवन मिशन में योगी सरकार के प्रयासों से यूपी देश में शीर्ष स्थान पर रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल कनेक्शन देने में प्रदेश का शाहजहांपुर देश में पहले स्थान पर रहा। यानी कि ग्रामीण जितने भी क्षेत्र हैं शाहजहांपुर में, यहाँ पर नल से कनेक्शन, कहने का मतलब जो आपके टंकियाँ होती हैं, पाइपलाइन होती हैं, उनसे पानी देने के स्थान पे शाहजहांपुर देश में पहले स्थान पे रहा। वहीं दूसरे स्थान पे बुलंदशहर रहा और तीसरे स्थान पे बरेली। यानी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही रैंकिंग यूपी को मिल गई हैं पूरे देश में। और एक महीने में 25% कनेक्शन देकर कीर्तिमान बनाने में प्रदेश के 4 जिले शामिल हैं। इनमें 3 के अलावा एक मिर्ज़ापुर भी है, जिन्होंने सबसे अच्छा कीर्तिमान काम किया है ये। और यहाँ पर देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के मामले में उत्तर प्रदेश ने एक बड़ी छलांग लगाई है। और कई जिलों की, मतलब उत्तर प्रदेश भर के जिलों की रैंकिंग में यूपी ने शीर्ष पर रहने का कीर्तिमान भी बनाया है। तो ये हो गई बातें यहाँ पर। और आगे हम देख लेते हैं। और यहाँ पर देखिए नल कनेक्शन की संख्या दी है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सब फालतू चीज़ें हो जाएंगी, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि जल जीवन सर्वेक्षण की 5 श्रेणियों में एक माह में 100% नल कनेक्शन देने वाले जिलों को सबसे आगे 75 से 100% तक जो है कि माना जाएगा। चलिए, तो ये पॉइंट भी कोई ज़्यादा खास नहीं है। तो हम लोग सीधे आते हैं अपने काला नमक चावल से संबंधित टॉपिक पे। काला नमक चावल की 2 किस्मों का सफल परीक्षण किया गया। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ने उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल की 2 नई बौनी किस्मों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। वो 2 नई बौनी किस्में कौन सी हैं? पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 और पूसा नरेंद्र काला नमक 1652। तो 1638 और 1652 जिनका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। और ये चावल की किस्म, ये भी ध्यान देना है, यह किस्म मूल बौद्ध काल यानी 600 ईसा पूर्व की खेती में है और इसे भगवान बुद्ध की ओर से श्रावस्ती के लोगों के लिए एक उपहार माना जाता है। यह नेपाल के हिमालयी तराई या हिमालयी तराई कपिलवस्तु और उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय है, जहां इसे सुगंधित काला मोती के रूप में भी जाना जाता है। तो ये काला नमक चावल जो है कि सुगंधित काला मोती के रूप में भी अगर आपसे पूछा जाए तो इसी को आपको समझना है। हालांकि 2012 में काला नमक चावल को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान हो चुका था और ये श्रावस्ती अर्थात सिद्धार्थ नगर के क्षेत्र में जो है कि इसकी जो है कि सबसे अधिक पैदावार होती है काला नमक चावल की। अगला यहाँ पे टॉपिक है उत्तर प्रदेश वेयरिंग हाउस एंड लॉजिस्टिक नीति।
तो आइए वेयरिंग हाउस और लॉजिस्टिक नीति को भी समझते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने 22 दिसंबर 2022 को हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश वेयरिंग हाउस एंड लॉजिस्टिक नीति 2022 को मंजूरी दे दी। इसके अलावा भू उपयोग परिवर्तन चार्ज में 75% की रियायत प्रदान की जाएगी। विकास शुल्क में 75% की छूट प्रदान की जाएगी। एकल भंडारण सुविधाओं को 60% के ग्राउंड की कवरेज की अनुमति दी जाएगी। तो इसमें कुछ खास जानकारी तो नहीं दी जा रही है यहाँ पे, तो आगे चलते हैं, क्योंकि ज़बरदस्ती की चीज़ों को पढ़ने से बेहतर है कि हम उसे छोड़ते हुए आगे बढ़ें। अब यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है, अमृत सरोवर निर्माण में यूपी शीर्ष पर है और सबसे पहले पूरे भारत में जो अमृत सरोवर बना था वो यूपी में ही बना था। पहला था रामपुर, लेकिन रामपुर को भी पछाड़ते हुए कौन से ज़िले सबसे आगे आ गए हैं, तो इनको समझते हैं। 8,462 अमृत सरोवरों के निर्माण के मामले में उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बनकर उभरा है। अमृत सरोवर का मतलब जो झील बनाई जा रही है कृत्रिम रूप से मानवों के द्वारा, यानी कि लोगों के द्वारा, जो मनरेगा के जो श्रमिक हैं इनके सहयोग से, तो लगभग 8,500 जो है कि अमृत सरोवर यूपी में बन चुके हैं। और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के महत्वाकांक्षी मिशन अमृत सरोवर का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भविष्य के लिए पानी का संरक्षण करना है। राज्य सरकार के एक बयान के अनुसार मिशन कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे था और जम्मू कश्मीर तीसरे नंबर पे था। तो यूपी पहले पे है, एमपी दूसरे पे है और तीसरे पे कौन है, जम्मू कश्मीर। बस आपको 3 ही रैंक याद रखनी है और उसमें भी पहला यूपी याद रखिए। और यूपी में भी कौन है पहले, तो उत्तर प्रदेश के भीतर भी लखीमपुर खीरी ने 256 अमृत सरोवर निर्माण करके पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि गोरखपुर और प्रतापगढ़ क्रमशः 244, 231 के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी लखीमपुर खीरी पहले नंबर पे है, गोरखपुर दूसरे नंबर पे, प्रतापगढ़ तीसरे नंबर पे है। उत्तर प्रदेश का इकलौता राज्य, मतलब उत्तर प्रदेश देश का इकलौता राज्य जहां अमृत सरोवर का विकास कार्य जो है युद्ध स्तर पे चल रहा है। प्रदेश में कुल 1.2 लाख अमृत सरोवर विकसित किए जाएंगे, जो देश में सर्वाधिक होंगे। मतलब लगभग जो है कि 1,20,000 अमृत सरोवर डेवलप किए जाएंगे, जो देश में सबसे अधिक माने जाएंगे। और अभी तक इसमें 8,500 जो है कि डेवलप हो चुके हैं। और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं। मिशन के प्रथम चरण में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत राज्य के 75 जिलों में 75 अमृत सरोवर विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे समय से पहले ही पूरा कर लिया गया है। तो ये जो है कि मनरेगा के जो श्रमिक होते हैं उनके माध्यम से इसकी खुदाई हो रही है और ये सारा डेवलप किया जा रहा है। अगला है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन या इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022-27 का मसौदा। तो क्योंकि 2070 तक हमें ग्रीन हाउस गैस को जो है कि 0 तक लाना है, एमिशन को, तो इस टारगेट को ध्यान में रख के ही योगी सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति जो है कि लाई गई है। तो इसके ऊपर भी चर्चा हम लोग करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति पर क्या कहती है यह नीति। प्रदेश की इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022-27 के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है। मसौदे के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ईवी में यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल में परिवर्तित किया जाएगा। उनके संचालन के लिए हरित मार्ग चिन्हित किए जाएंगे और इन मार्गों पर ई बस का संचालन किया जाएगा। 2030 तक सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदला जाएगा। पॉलिसी के अनुसार सरकार में 9 किलोमीटर की परिधि में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। 25 किलोमीटर एक्सप्रेसवे पे 25 किलोमीटर के अंतराल पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। शहरों में पार्किंग, मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड, पेट्रोल पंप, सरकारी भवनों, वाणिज्यिक भवनों, शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थान, शॉपिंग मॉल के पास चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। तो ये वो लोकेशन होंगी, पब्लिक प्लेस, जहाँ पे चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। और इसके लिए 10 साल की लीज पर भूमि दी जाएगी। पहले 2000 चार्जिंग स्टेशन, 20% सब्सिडी दी जाएगी। इसमें जो पहले 2000 चार्जिंग स्टेशन डेवलप किए जाएंगे उस पर 20% की सब्सिडी भी रहेगी। और यहीं पर सरकारी कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। व्हीकल एडवांस भी दिया जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए गो इलेक्ट्रिकल अभियान भी चलाया जाएगा। क्या चलाया जाएगा? गो इलेक्ट्रिकल अभियान चलाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। और इस नीति में 5 साल में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और 10 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति के क्रियान्वयन हेतु औद्योगिक विकास एवं अवस्थापन आयुक्त की अध्यक्षता में एक 12 सदस्यीय एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया गया। तो एम्पावर्ड यानी सशक्तिकरण जिसे कहते हैं, तो इस कमेटी का गठन भी किया गया। अगर आपसे ये पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित यह कमेटी मानी जाएगी। और अगले पॉइंट पे देख लेते हैं। 1 साल तक अगर आप 2 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो उसकी फैक्ट्री कीमत पर 15% का अधिकतम 5,000 रुपये की छूट दी जाएगी। पहले 2 लाख वाहनों को छूट मिलेगी। बजट में इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। और अगर आप 3 पहिया इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं तो उस पर 15% यानी अधिकतम 12,000 रुपये की छूट दी जाएगी। पहले 50,000 वाहनों को छूट मिलेगी, जिसमें इसके लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो इस तरीके से आप देखोगे अलग अलग जो है कि प्रावधान किए गए हैं, जो कोई मतलब नहीं है।
अब हमारा एक अगला टॉपिक आता है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालौन जिले की उरई तहसील के कैथरी गांव से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 296 किलोमीटर है और यह 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा ये 7 जिलों से होकर गुजरता है, जो कि चित्रकूट से इटावा को सीधे जोड़ेगा। और इसकी जो आधारशिला थी वो 2020 फरवरी में रखी गई थी। फरवरी 2020 में आधारशिला रखी गई और 16 जुलाई 2022 में इसका उद्घाटन कर दिया गया, अर्थात कि लगभग 2 साल 20 महीने, मतलब 4 महीने। तो आप देख सकते हो एक्सप्रेसवे का कार्य 28 महीनों के भीतर पूरा कर लिया गया। एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले के गोंडा गांव में NH-35 से इटावा जिले के कुदरैल गांव तक जाएगा और अंत में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से यह जुड़ जाएगा। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के जो हिंदी संस्थान के द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं। ऊपर हमने भारत भारती पढ़ा था, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के 2021 के पुरस्कारों की घोषणा 2 अगस्त 2022 को की गई है। 2021 के लिए इसमें संस्थान का सर्वोच्च 8 लाख रुपए का भारत भारती पुरस्कार दिल्ली के साहित्यकार डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को दिया गया, भारत भारती पुरस्कार। और संस्थान के 5-5 लाख रुपए के पुरस्कारों में हिंदी गौरव सम्मान, महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान, ये सारे के सारे इसमें शामिल हैं। पुरस्कारों की सूची अगर हम देखें तो भारत भारती का जो सम्मान है वो मिला है डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को, जो कि दिल्ली के हैं, प्रशस्ति पत्र और साथ में 8 लाख रुपए जो है कि मिले हैं। लोहिया साहित्य सम्मान डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जो देहरादून के। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान डॉक्टर विश्वास किशन पाटिल महाराष्ट्र के। पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान गौतम बुद्ध नगर के डॉक्टर रामशरण गौड़ को मिला। अवंतीबाई साहित्य सम्मान डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र लखनऊ को दिया गया यह। और हिंदी गौरव सम्मान इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हिंदी गौरव सम्मान ये जो है कि गिरिराज शरण अग्रवाल हरियाणा के थे, इनको दिया गया। वहीं राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन साहित्य सम्मान दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास चेन्नई को दिया गया। और अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य सम्मान हृदय नारायण दीक्षित जी उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश के लोक विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं ये पूर्व में, तो इन्हीं को यह पुरस्कार दिया गया, हृदय नारायण दीक्षित जी को। और इसमें कुछ खास नहीं है, तो हम लोग सीधे अगले पॉइंट पे चलते हैं अपने। अब ये सारे बहुत सारे जो है कि आपके पुरस्कार हैं, तो इसमें कोई खास नहीं है, जो खास थे वो मैंने आपको पहले ही बता दिए। अब हम चलते हैं प्रदेश में 6 नई नगर पंचायतों का गठन और 7 नए नगर निकायों का सीमा विस्तार भी किया गया है। जैसे 17 सितंबर 2022 को योगी कैबिनेट की बैठक में 7 नगर पंचायतों के सीमा विस्तार और 6 नई नगर पंचायतों के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के द्वारा संत कबीर नगर की धर्म सिंहवा, बहराइच में रूपीहेडवा, देवरिया की मदनपुरी भलौनी नगर पंचायत, फर्रुखाबाद में और रायबरेली के शिवगढ़, इन सभी को जो है कि क्या किया गया, गठन के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। तो इस तरह से वर्तमान में कुल 762 नगर पंचायतें हो गई हैं। तो नगर पंचायतें कितनी हो गई, ये संख्या याद रखना, 762। इससे पूर्व राज्य सरकार ने प्रदेश में 4 नई नगर पंचायत बनाने का ही अलीगढ़ नगर निगम और 1 पालिका परिषद और 6 नगर पंचायतों का सीमा विस्तार भी किया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको, और इसमें कुछ खास नहीं है। चलिए यहाँ पर और जितनी चीज़ें थी वो आपको क्लियर हो गई। अब 762 बस आपको याद रखना नगर पंचायतें। अगला टॉपिक है कीट एवं रोग नियंत्रण योजना। कीटों और रोगों के नियंत्रण से संबंध में है। 6 सितंबर 2022 को योगी कैबिनेट की बैठक में विभिन्न पारिस्थितिकी संसाधनों द्वारा खेत में खड़ी फसल तैयार उपज के सुरक्षित भंडारण के लिए कीट एवं रोग नियंत्रण योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना में सरकार अगले 5 वर्षों के लिए 192 करोड़ 57 लाख 75 हज़ार रुपये खर्च करेगी। किसानों को रासायनिक एवं जैविक कीट रसायन रक्षा इकाई से अनुदान पर दिया जाएगा। तो ये वाली चीज़ें हो गई। आगे देख लेते हैं इसमें। वहीं फसलों को सुरक्षित रखने के लिए बखारी पर 50% अनुदान देने का प्रस्ताव किया गया है। और कृषि मंत्री जो सूर्य प्रताप शाही के मुताबिक फसलों में खरपतवार रोग कीट से होने वाले क्षति को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक की अवधि के लिए विभिन्न पारिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट एवं रोग नियंत्रण योजना अनुमोदित की गई है। तो एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि ये जो कीट एवं रोग नियंत्रण योजना है इसकी कार्य अवधि कितनी है। तो 2022 से 23 से लेकर 2026-27 तक आपको याद रखनी है। हालांकि इस पर कितना बजट खर्च हो रहा है ये जरूरी नहीं होता है, केवल टाइम पीरियड क्लियर होना चाहिए। बस 1 से 2 पेज और है दोस्तों, फिर उसके बाद आपका ये क्लास खत्म हो जाएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल। और शाम को आप लोग घटना चक्र आई दृष्टि जो करंट अफेयर्स वार्षिकी आती है ई दृष्टि वाली, उसकी भी क्लास ज़रूर आपको शाम को मिल जाएगी।
उत्तर प्रदेश में देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप, अमेरिका जैसे देशों की तर्ज पर यूपी में एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी। किसके देशों की तरह? अमेरिका की तरह। देश में पहली ऐसी टाउनशिप यूपी में खुलेगी। एजुकेशन टाउनशिप का अर्थ है एक ही जगह पर सभी प्रकार की शिक्षा व कौशल विकास का प्रशिक्षण सरलता से उपलब्ध होना। योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश में ऐसी 5 टाउनशिप विकसित करने का निर्देश दिया है और मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस प्रस्ताव का मुख्य सचिव के सामने प्रस्तुतिकरण भी हो चुका है और मुख्यमंत्री जी ने भी इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इस टाउनशिप को सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट यानी कोरे कागज की तरह आइए और कई हुनर लेकर जाइए के विचार पर आधारित है। यह सरकारी और निजी क्षेत्र के लिए खुला रहेगा। यह टाउनशिप, इस एजुकेशन टाउनशिप में देश और दुनिया के प्रतिष्ठित सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में अपना कैंपस भी खोल सकेंगे। अटल आवासीय विद्यालय जैसे प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी होंगे। स्नातक और परास्नातक की पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय और कॉलेज की स्थापना भी होगी। मैनेजमेंट, तकनीक, विधि और मेडिकल से जुड़े पाठ्यक्रमों की पढ़ाई व रिसर्च आदि भी इसमें शामिल होंगे। तो ये वाली सारी चीज़ें थी इसमें। अब आ जाइए अगले टॉपिक पर कि देश में पहले नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क। देश में पहले नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क क्या है? 16 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक सिंगापुर की तर्ज पर राजधानी लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क बनाने के उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। और देश में 13 ओपन डे सफारी हैं लेकिन एक भी नाइट सफारी नहीं है। यानी कि दिन में तो सबकी सब खुलती हैं लेकिन रात में कोई सी नहीं खुलती है। लेकिन अब लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी होगी जहाँ पर आप रात में भी वहाँ पर लाइट वगैरह लगी रहेंगी और एंजॉय कर सकते हैं। इस बारे में पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि सिंगापुर की विश्व में स्थित पहली नाइट सफारी की तर्ज पर 2027 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले कुकरेल वन क्षेत्र में 350 एकड़ में नाइट सफारी विकसित की जाएगी। तो कौन सा वन क्षेत्र है? कुकरेल वन क्षेत्र है। और आगे देखते हैं, विश्व स्तरीय सुविधाओं के अंतर्गत नाइट सफारी में स्थानीय गाइड के साथ ट्रेन की सवारी और जीप की सवारी भी की जा सकेगी। रात में भी बाकायदा लाइट वगैरह सारी व्यवस्था की जाएंगी यहाँ पर। और आगे देखते हैं हम इसके बारे में क्या जानकारी मिल सकती है हम लोगों को। तो ये आपने देख लिया कि लखनऊ में खोला जा रहा है और साथ ही इसके अलावा 75 एकड़ में तेंदुआ सफारी, 60 एकड़ में भालू सफारी और 75 एकड़ में टाइगर सफारी बनाने की भी योजना रखी गई है। वन्य जीवों को बाड़े में न रखकर उन्हें खुले आकाश में कैटल ग्रिड में रखा जाएगा। यह एक ओपन एयर निशाचर चिड़ियाघर होगा जो केवल और केवल रात में ही खुलेगा, दिन में नहीं खुलेगा। सफारी में रात में जानवरों के लिए चंद्रमा की रोशनी की नकल करते हुए मंद प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। दिन में पर्यटकों के लिए आधुनिक थीम पार्क बनाया जाएगा। अगर रात में बहुत ज़्यादा उजाला कर देंगे तो आप देखेंगे कि क्या होगा कि सारे जानवर सो नहीं पाएंगे। जब आप अपने घर में सोने चलते हैं तो लाइट बंद कर देते हैं, उसी तरीके से जानवर भी अंधेरे में ही सोता है। अगर हम बहुत ज़्यादा पार्क वगैरह में लाइट लगा देंगे तो शायद वहाँ के जानवर बहुत तकलीफ में आ जाएंगे और हम केवल कुछ समय के लिए कि वहाँ पे पर्यटन को डेवलप कर रहे हैं इसकी वजह से सारे जानवरों को परेशान नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए लिखा है कि जिस तरीके से चंद्रमा की रोशनी रहती है हल्की हल्की सी, उसी टाइप की हल्की रोशनी बनाई जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा जगह जगह पे, ताकि आप वहाँ पर जानवर भी रात का ही एंजॉय ले सकें और आप भी ले सकें। तो ये वाली चीज़ें थी इसमें। अब अगला आता है आपका एक टॉपिक, यूपी परिवार कल्याण कार्ड परिवार ID योजना। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को अपने निवासियों के लिए उत्तर प्रदेश परिवार कल्याण कार्ड योजना को हाल ही में लॉन्च करने की अनुमति दे दी है। इसी अनुरूप यूपी सरकार ने यूपी कल्याण कार्ड लॉन्च करने की योजना बनाई है और इस योजना के तहत यूपी सरकार एक परिवार इकाई की और उसके सदस्यों की पहचान करेगा और परिवार ID कार्ड जारी करेगा, जिसके आधार पर सरकारी योजनाओं और अन्य लाभों को परिवार के सदस्यों को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। यूपी सरकार ने हरियाणा और कर्नाटक के राज्य सरकारों से भी इस विषय में परामर्श किया है, जिन्होंने क्रमशः परिवार पहचान पत्र और कुटुंब कार्ड बन के बैनर तले इसी तरह की योजनाएं शुरू की हैं। तो क्रमशः का मतलब हरियाणा में क्या चल रहा है? परिवार पहचान पत्र, और कर्नाटक में क्या चलता है? कुटुंबा कार्ड। तो इसके तहत जो है कि काम हो रहा है, इसी तरीके से यूपी भी इसमें काम करने की बात रख रहा है। यूपी परिवार पहचान योजना के कार्यान्वयन में शामिल अवसरों और चुनौतियों को समझने के लिए सरकार ने प्रयागराज में एक पायलट परियोजना शुरू की है। प्रयागराज में तो पायलट परियोजना में जिले के भीतर के परिवारों की पहचान उनके राशन कार्ड के आंकड़ों के आधार पर की गई है और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का उसी के अनुसार मानचित्रण भी किया जाएगा। अब जैसे इसमें आप देखेंगे अगला टॉपिक आ रहा है, 6 प्रस्तावित हैं, 7 निर्माणाधीन हैं और 6 पूर्ण रूप से संचालित हैं। इस एक्सप्रेसवे वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए
6 नए एक्सप्रेसवे प्रस्तावित किए गए। इससे हरिद्वार और वाराणसी भी गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के द्वितीय चरण में मेरठ से हरिद्वार और प्रयागराज से वाराणसी तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव भी किया गया है। वहीं इस एक्सप्रेसवे से शाहजहांपुर बरेली होते हुए रामपुर रुद्रपुर उत्तराखंड तक एक्सप्रेसवे का निर्माण कराए जाने का प्रस्ताव है। और इसी तरह से यदि चित्रकूट धाम को प्रयागराज होते हुए गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया जाता है तो पश्चिमी उत्तर व पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड से आने वाला ट्रैफिक सुगम हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरे यूपी को लिंक कर दिया जा रहा है आपके एक्सप्रेसवे के माध्यम से, और ये काफ़ी सराहनीय कार्य है जिसमें समय और ईंधन दोनों की ही बचत होगी। ठीक इसी तरह से झांसी लिंक परियोजना या एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से और विंध्य एक्सप्रेसवे जो चित्रकूट से मिर्ज़ापुर की भी योजना तैयार की गई है। तो इसमें यह भी योजना तैयार की गई है। और आगे देख लेते हैं अगले पॉइंट में। यूपी में पहले से ही 6 एक्सप्रेसवे हैं जिन पर सुचारू रूप से ट्रैफिक संचालित हो रहा है और वहीं 7 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है। तो अब 6 नए प्रस्तावित एक्सप्रेसवे से यूपी में कुल 19 एक्सप्रेसवे हो जाएंगे और यूपी देश में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य हो जाएगा। हालांकि बोलने में क्या है, अगर आप 6 क्या 10 कर देते तो इससे कोई मतलब नहीं है। प्रेजेंट में आप कितना काम चल रहा है इस पर फोकस किया जाएगा। अब देखिए कुछ एक्सप्रेसवे जो पहले से ही संचालित हैं जिस पे ट्रैफिक चल रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सारी सुविधाएं। तो यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर, ग्रेटर नोएडा नोएडा एक्सप्रेसवे 25 किलोमीटर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 96 किलोमीटर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर। तो एक ही जगह इन सब की जो है कि डिस्टेंस भी कवर कर ली गई है। अब यहाँ पर कुछ अलग अलग परियोजनाएं, तो इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। आगे आइए। उत्तर प्रदेश ई अभियोजन पोर्टल के मामलों को निपटाने में शीर्ष पर रहा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 9.12 मिलियन मामलों के साथ डिजिटल इंडिया मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित ई अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान और प्रविष्टि की संख्या में देश में शीर्ष पर रहा है। अगस्त 2022 में अंत तक आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश इतने मिलियन और बिहार जो है कि लगभग इतने के साथ जो है कि दूसरे स्थान पर रहे हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि 9.12 मिलियन मामलों को जो है कि निपटाया है उत्तर प्रदेश ने और ऑनलाइन तरीके से। तो इस मामले में ये यूपी क्या हो गया, नंबर 1 पे आ गया है। किस पे है, नंबर 1 पे। और देख लेते हैं, और तो कोई खास चीज़ें हैं नहीं। इसको समझते हैं कि 2 साल पहले राज्यों द्वारा शुरू किया गया पोर्टल अन्य मतलब जघन्य अपराधों में आपराधिक मुकदमे में तेजी लाने और अदालतों और अभियोजन प्रणाली की मदद करने के लिए गृह, आईटी और कानून मंत्रालयों की एक पहल के रूप में भी देखता है इसे। अब आते हैं हम लोग, अगला प्रश्न टॉपिक है आपका भरतौल, उत्तर प्रदेश का पहला गाँव जहाँ हर घर आरओ पानी की आपूर्ति की गई। भरतौल उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के बिथरी चैनपुर ब्लॉक में स्थित भरतौल गांव। तो ये भरतौल गांव कहाँ पे, बरेली में है। प्रदेश का पहला ऐसा गांव बन गया है जहां के प्रत्येक घर में आरओ पानी की आपूर्ति की जा रही है। तो ध्यान देने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा गाँव बना है, न कि देश का। तो उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा गाँव बन गया है जहाँ पे आरओ की पानी की व्यवस्था की गई है। और आगे देखते हैं हम लोग इसके बारे में। केंद्र सरकार के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण और 12-12 लाख रुपए की पुरस्कार राशि के साथ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु पुरस्कार जीतने के बाद भरतौल गांव को ग्राम निधि के साथ 20 आरओ यानी वाटर प्यूरिफायर से लैस किया गया है। अगला यहाँ पे टॉपिक है फतेहगढ़ सेंट्रल जेल को 5 स्टार ईट राइट सर्टिफिकेट मिल चुका है। यूपी के फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद 1100 से अधिक कैदियों को परोसे जाने वाले भोजन की क्वालिटी ऐसी है कि इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई ने हाल ही में 5 स्टार की रेटिंग दी। यानी खाना बहुत अच्छा दिया जाता है वहाँ पर। और फसाई की ओर से पैनल में शामिल थर्ड पार्टी के ऑडिट ने जेल के 5 स्टार ईट राइट सर्टिफिकेट दिया है और प्रमाण पत्र 18 अगस्त 2024 तक ये वैध रहेगा। फतेहगढ़ जिला जेल के जेलर अखिलेश कुमार के अनुसार जेल में शाकाहारी भोजन परोसा जाता है। इन कैदियों को अलग अलग तरह का खाना दिया जाता है। दालों में अरहर, मसूर, चना, उड़द बारी बारी से कैदियों को परोसी दी जाती है। नाश्ते के लिए 2 दिन चना, 2 दिन पाव रोटी, 3 दिन दलिया परोसा जाता है। और उनके अनुसार खाना पकाने के पारंपरिक तरीकों की जगह रोटी बनाने की मशीन, आटा गूंथने की मशीन और सब्जी काटने की मशीनों के साथ जेल में खाना पकाने में भी बदलाव आया है। तो एक अच्छा जो है कि इनिशिएट है कि अगर जेल में जो व्यक्ति बंद है किसी भी वजह से, अपनी गलतियों की वजह से, सजा पाने की वजह से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ जानवर की तरह ट्रीट करो। वो ह्यूमन है तो ह्यूमन के साथ, उसके साथ मानवता के साथ व्यवहार करिए। कम से कम उसको खाना पानी ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से प्रोवाइड होनी चाहिए। आपको भी पता होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री में आपने जतिन दास जी का नाम सुना होगा जो 63 दिन भूख हड़ताल पर रहे और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उनके साथ भी इस तरीके का व्यवहार नहीं किया जा रहा था। खाना उनको अच्छा नहीं दिया था, पानी शुद्ध नहीं था, दूध अच्छा नहीं था वहाँ पर। तो इसी वजह से उन्होंने इन खाने को त्याग दिया और राजनीतिक बंदी के रूप में अपनी
अपनी मांग पेश की थी। तो आप देखिए कि मानव होने के नाते खाना तो मिलना चाहिए भाई, अच्छा खाना मिलना चाहिए, हर व्यक्ति का यह अधिकार है। अगला टॉपिक है वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला आगरा देश का पहला जिला बन गया। उत्तर प्रदेश का आगरा वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बन गया है। इन वैक्यूम का उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर किया जाएगा। मीडिया को बताया गया कि नगर निगम ने ताजमहल के पास ऐसे 240 घरों को वैक्यूम आधारित सीवर से जोड़ दिया है जहां पारंपरिक सीवर सिस्टम का प्रयोग नहीं किया गया। तो ये जो वैक्यूम आधारित क्या है, सीवर सिस्टम जोड़ा जा रहा है। सीवर कनेक्शन के कार्य की अनुमानित लागत 100 करोड़ रुपए है और वर्तमान में इस तकनीक का प्रयोग निचले इलाकों में किया जा रहा है। 5 साल तक नीदरलैंड की कंपनी द्वारा इसका रखरखाव किया जाएगा। तो कौन से देश की कंपनी है? नीदरलैंड की। 5 करोड़ रुपए से 240 घरों का वैक्यूम सीवर नेटवर्क बनाया गया है। सभी कक्ष भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी GIS आधारित सेंसर से लैस भी हैं। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है आपका उत्तर प्रदेश ई पेंशन पोर्टल वाला पहला राज्य बन चुका है। उत्तर प्रदेश ई पेंशन पोर्टल की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने श्रम दिवस यानी 1 मई 2022 पर को प्रदेश के 11.5 लाख से अधिक पेंशनरों को सुगम जीवन की बड़ी सौगात देते हुए लोक भवन में पेंशनरों के लिए ऑनलाइन सेवा पोर्टल का शुभारंभ कर दिया गया है। 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए 1220 पेंशन धारकों के खातों में पेंशन भी हस्तांतरित की गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा, पेंशन पाने वालों का पेंशन भोगी नहीं, पेंशन योगी के रूप में सम्मान होना चाहिए, पेंशन योगी के रूप में। और नई व्यवस्था के तहत सेवानिवृत्ति से 3 माह पहले पेंशन के पेपर मिल जाएंगे। ई पेंशन पोर्टल पर 6 महीने पहले ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यानी जो रिटायर होने के बाद दौड़ भाग करनी पड़ती थी वो आप नौकरी के साथ ही साथ 3 महीने पहले ही सारी डिटेल्स को अपडेट कर लीजिए, ताकि जिस दिन आप रिटायर हो उससे 1 महीने बाद आपकी पहली पेंशन की किस्त आ जाए। तो ये बहुत अच्छी योजना लगी मुझे। उत्तर प्रदेश के काला नमक चावल को बढ़ावा देने के प्रयासों को मिला लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिला प्रशासन, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि काला नमक चावल की 2 जो है कि बौनी प्रजाति की खोज की गई। उसमें था पूसा नरेंद्र जो है कि 1632 और 1638 और 1652। तो अब है पुरस्कार से संबंधित काला नमक चावल को बढ़ावा देने के प्रयासों को 21 अप्रैल 2022 को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। काला नमक चावल, जिसे भगवान बुद्ध का उपहार भी कहा जाता है, को सिद्धार्थनगर जिले के समग्र विकास के लिए एक मिशन मोड योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत सम्मानित किया गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर का लोकार्पण किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31 अक्टूबर 2022 को उत्तर भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर योट्टा डेटा सेंटर के पहले टावर योट्टा D1 का लोकार्पण किया। इसका निर्माण ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 5 के तहत किया गया। इसमें इंटरनेट पीयरिंग एक्सचेंज और वैश्विक क्लाउड ऑपरेटरों से सीधे फाइबर कनेक्टिविटी की सुविधा है, जो वैश्विक कनेक्टिविटी के लिए बेहद उपयोगी बनाता है, बेहद ही उपयोगी बनाएगा। और आधुनिक योट्टा D1 डेटा सेंटर हीरानंदानी ग्रुप द्वारा बनाया जा रहा है। किस ग्रुप द्वारा? हीरानंदानी ग्रुप द्वारा, जिसके लिए 5,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया जा रहा है। इसका निर्माण 2021 में शुरुआत में हीरानंदानी समूह की मुंबई स्थित सहायक कंपनी योट्टा द्वारा शुरू किया गया था। यह नोएडा में पहला डेटा सेंटर पार्क है, 3 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है। तो कहाँ पे डेवलप किया जा रहा है? इसको नोएडा में डेवलप किया जा रहा है। और आगे देख लेते हैं, हीरानंदानी ग्रुप द्वारा निर्मित 20 एकड़ में फैले इस डेटा सेंटर पार्क में कुल 6 डेटा सेंटर होंगे और 7 मंजिला योट्टा D1 इस कड़ी का जो है कि पहला भाग है ये। अब और आगे देख लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट में करके कि जो 1 लाइनर टाइप के पॉइंट हैं, हम उत्तर प्रदेश के तथ्य सार को, क्योंकि अब ये खत्म ही हो रहा है, एक पेज और है, तो आइए 1 लाइनर टाइप की चीज़ों को भी कवर करते हैं। तो देखिए 13 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को हॉकी इंडिया चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो RP सिंह को। RP सिंह याद होगा, श्रीसंत, RP सिंह, जहीर खान, ये सब गेंदबाज थे और RP सिंह अच्छे गेंदबाज थे, रायबरेली के रहने वाले थे। तो वहाँ से इनको जो है कि चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी चयन समिति का अध्यक्ष। और भारतीय टीम की वह हॉकी खिलाड़ी जिनके नाम पर हाल ही में रायबरेली में स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ रखा गया, तो रानी रामपाल जो है कि हाल ही में राज्य सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए किस आयोजन के गठन की घोषणा की? तो राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में सेरीकल्चर मेले का आयोजन किया गया? तो गोरखपुर में किया गया। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम पालन से संबंधित है, रेशम के कीट से संबंधित। 31 मार्च 2023 को घोषित नई विदेशी व्यापार नीति 2023 में उत्तर प्रदेश के किन शहरों को उत्कृष्ट निर्यात केंद्र बनाने की बात की गई है? तो वाराणसी, मिर्ज़ापुर और मुरादाबाद।
अगला पॉइंट है यहाँ पे 1988 बैच के आईएएस अधिकारी जिन्हें 31 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया, उनका नाम है आर के विश्वकर्मा। तो ये कार्यवाहक डीजीपी हैं। मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेगा टेक्सटाइल्स पार्क निर्माण की मंजूरी दे दी है? तो लखनऊ में, क्योंकि मेगा टेक्सटाइल पार्क जो मित्रा योजना है ना, जिसके अंतर्गत 7 पार्क डेवलप किए जाएंगे, तो वो इसी के अंतर्गत है ये। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किसे G20 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी जी को बनाया गया है। और प्रदेश का पहला निजी औद्योगिक पार्क कहाँ पर बनाने का निर्णय लिया गया? तो भांकरी अलीगढ़ में निजी औद्योगिक पार्क होगा। मार्च 2023 के बीच उत्तर प्रदेश में कहाँ पर G20 थीम पर आधारित पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में तमिलनाडु की कंपनी टोमो हाउस राज्य के पहले अरोमा पार्क का निर्माण करेगी? तो कन्नौज में करेगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया है? तो आगरा में किया गया है। अगला पॉइंट है बर्जर ग्रुप की एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री का लोकार्पण मार्च 2023 में कहाँ किया गया? तो हरदोई उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस तरह के वाहन पर सीधे सब्सिडी देने का निर्माण किया या निर्णय लिया है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो आप देखोगे ऊपर जो भी आपने चीज़ें पढ़ी उसमें से कुछ चीज़ों को रिवीजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में चौथे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो आजमगढ़ में किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 समारोह मनाया गया है? तो वाराणसी मनाया गया यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 वाराणसी में। और आइए यहाँ पर देख लेते हैं कुछ पॉइंट। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में एम्स की तर्ज पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां पहली सेमीकंडक्टर इकाई लगाने का निर्णय लिया गया, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा सेक्टर 28। और इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस के तहत प्रकरण निस्तारण प्रविष्टि मामले में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान रहा है? तो पहला रहा है। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में प्रदेश की पहली क्षेत्रीय फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है, तो गोरखपुर में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा जम्मू कश्मीर में नील हरित शैवाल के पहले जीन्स की खोज की गई है? तो BHU हो जाएगा। और हाल ही में संपन्न विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 की बैठक में उत्तर प्रदेश प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो योगी आदित्यनाथ जी वहां शामिल हुए। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक किस जिले में बनाया गया? तो चित्रकूट में बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच आयोजित उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की थीम थी उत्तर प्रदेश नए भारत का विकास इंजन। उत्तर प्रदेश क्या है? नए भारत का विकास इंजन। 17 से 18 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया? वाराणसी में किया गया। और SCO की पहली सांस्कृतिक और राजधानी जो दर्जा मिला है वो भी वाराणसी को ही मिला है। मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा स्थित किस सड़क का नाम परिवर्तित कर प्रसिद्ध पत्रकार रामनाथ गोयनका के नाम पर रख दिया? तो अमलतास मार्ग को। भारत में सबसे अधिक ऑनलाइन गेम खेलने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? प्रथम। तो यूपी के युवा क्या हैं? फालतू बैठे हैं, तो क्या होगा? अधिक से अधिक ऑनलाइन गेम ही तो खेलेंगे। कम से कम पढ़ाई करते तो अच्छा रोजगार मिलता। 18 से 28 जनवरी 2023 के बीच उत्तर प्रदेश में कहां पर सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का आयोजन किया गया? बस्ती में। 24 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक मनाए गए उत्तर प्रदेश दिवस समारोह की थीम क्या थी? इन्वेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट यूपी डे की जो है कि थीम थी ये यूपी दिवस की। और 21 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के किन 4 शहरों में G20 वॉकथॉन दौड़ का आयोजन किया गया? लखनऊ, आगरा, नोएडा, वाराणसी, क्योंकि इन्हीं 4 जिलों में ही G20 की मीटिंग्स भी होंगी यूपी में। 27 दिसंबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिशों के बाद किन 2 स्थानों के नाम बदलने की अनुमति दे दी है? गोरखपुर जिले में नगर पालिका परिषद, मुंडेरा बाजार का नाम बदल के चौरी चौरा, और देवरिया जिले में तेलिया अफगान का गांव का नाम बदलकर तेलिया शुक्ला कर दिया गया है, तेलिया शुक्ला। अब हम देखते हैं आगे और भी पॉइंट हैं इससे संबंधित। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में निकाय चुनाव में OBC आरक्षण देने के लिए हाईकोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में 28 दिसंबर 2022 को एक 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया? तो न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह। क्या है वो? न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह। आयोग के सदस्यों में पूर्व IAS चौबे सिंह या चोब सिंह वर्मा, महेंद्र वर्मा, पूर्व अपर विधि परामर्शी संतोष कुमार विश्वकर्मा और अपर जिला ब्रजेश कुमार सोनी शामिल हैं इसमें। और आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के लिए किस जिले में जल कल विभाग द्वारा सोलर ट्री लगाए जा रहे हैं? वाराणसी में।
किस परियोजना के लिए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले की वह महिला जो भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी, सनिया मिर्ज़ा। 27 से 30 नवंबर 2020 के बीच 41वें रामायण मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया? अयोध्या में किया गया रामायण मेले का। आगे टॉपिक है आपका, प्रदेश में फरवरी 2023 को प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए दिसंबर 2022 में 16 देशों में प्रमुख मंत्रियों द्वारा किए गए रोड शो के बाद कितने करोड़ का निवेश प्रस्तावित हुआ? तो 7,12,288 करोड़। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के 2 साहित्यकार जिन्हें हिंदी और उर्दू भाषा के लिए 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो बद्री नारायण जिसकी कविता है तुमड़ी के शब्द, और अनीस अशफाक जिनका है अबाब शरब। तो ये इनकी पुस्तकें हैं। दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस आईआईटी का चुनाव उत्तर प्रदेश को स्टार्टअप हब बनाने के लिए किया? तो आईआईटी कानपुर को। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित नैमिषारण्य क्षेत्र के समग्र विकास हेतु राज्य सरकार ने हाल ही में नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन की घोषणा की? तो सीतापुर हरदोई। नवंबर 2022 में किस उत्तर प्रदेश वेट लिफ्टिंग संघ की किसे उत्तर प्रदेश वेट लिफ्टिंग संघ की पहली महिला का अध्यक्ष चुना गया? सबीना यादव, नोएडा। और आगे देख लेते हैं, लंपी वायरस जो कि जानवरों में हो रहा था, 1.58 करोड़ टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के वे 3 जिले जहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली को नवंबर 2022 में लागू किया गया, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, और इसके साथ टोटल 7 जिले हो चुके हैं, जिसमें गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया। यहाँ पर पहले से ही जो है कि यह प्रणाली चल रही थी। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? लखनऊ में किया गया। 22 से 25 नवंबर 2022 के बीच उत्तर प्रदेश के किस शहर में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन आयोजित किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में किया गया है। और देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए ट्रॉफी व बॉक्स का निर्माण किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका आगरा। सोचिए, फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो हुआ उसके लिए जो ट्रॉफी निर्माण की जाई थी वो आगरा में बन रही थी। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन के तहत शहरी क्षेत्र के किस कार्यक्रम के संचालन की अनुमति दी है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चित्रकूट। 4 से 6 नवंबर 2022 के बीच पहले कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया है। और देखते हैं हम, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आईटी सेक्टर में कितने हज़ार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है? तो 7,000 करोड़। उत्तर प्रदेश में कहां पर देश का पहला डबल डेकर हाईवे बनाने का निर्णय लिया गया? नोएडा में। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किस पर्यटन स्थल को और भी आगे देख लेते हैं क्या लिखा है, शुद्ध शून्य उत्सर्जन पायलट या पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? तो मथुरा वृंदावन हो जाएगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस पहले रेलवे स्टेशन को इट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? प्रयागराज जंक्शन को मिला है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित होगा? लखनऊ में होगा। अगला टॉपिक है इसमें, उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा खून की आवश्यकता को पूरा करने के लिए रक्त खोज ऐप तैयार किया गया? तो MNIT मोतीलाल नेहरू जो IT इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी प्रयागराज, उसके द्वारा जो है कि ये किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में हजारों वर्ष पुराने प्रागैतिहासिक शैल चित्र के अवशेष मिले हैं? चित्रकूट के भौरी पहाड़ी में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वन्यजीव अभ्यारण्य में घड़ियाल कंजर्वेशन रिसर्च सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य में। तो ध्यान दीजिएगा, ये घड़ियाल कंजर्वेशन व रिसर्च सेंटर स्थापित किया जा रहा है कतरनिया वन्यजीव अभ्यारण्य में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की वह पर्वतारोही जिन्होंने हाल ही में मनाली स्थित माउंट फ्रेंडशिप की चोटी साइकिल से फतह करने वाली पर्वतारोही बनी उमा सिंह। गुरु नानक की 553वीं जयंती के अवसर पर 8 नवंबर 2022 को विश्व के पहले साहिबजादा पार्क का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो लखनऊ में किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ग्रेटर नोएडा में किस नाम से उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया? योटा D1। उत्तर प्रदेश के किस शहर में GI महोत्सव 2022 आयोजित किया गया है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में इंडियन रोड कांग्रेस का आयोजन किया गया? लखनऊ में किया गया है यह। 27 अक्टूबर 2022 को एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ हुआ लखनऊ में।
15 से 17 अक्टूबर 2022 के बीच डाक टिकट प्रदर्शनी यूफी लेक्स 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? लखनऊ में किया गया। 11 से 12 नवंबर 2022 को गंगा केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण की ओर से कहां पर पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल का जलमार्ग शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो वाराणसी में किया गया। अगला पॉइंट है, नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश किस संस्थान द्वारा आविष्कार 2022 महोत्सव का आयोजन किया गया? MNIT प्रयागराज। उत्तर प्रदेश स्थित वह सेंचुरी जिसका हाल ही में नया नक्शा जारी किया गया, तो हस्तिनापुर सेंचुरी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले से असम के डिब्रूगढ़ तक दुनिया के सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा शुरू करने का प्रस्ताव हुआ? तो वाराणसी से। उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में कई स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए अक्टूबर 2022 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022। अगला टॉपिक है, जल जीवन मिशन में योगी सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश में शीर्ष स्थान पर है और देश में नल कनेक्शन देने के मामले में शाहजहांपुर जो है कि पूरे देश में पहले नंबर पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्थान द्वारा फसलों की बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स विकसित किया गया? तो BHU वाराणसी। हाल ही में किस देश के दूतावास द्वारा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मासिक धर्म स्वास्थ्य के लिए प्रोजेक्ट सारस शुरू किया गया? तो ये हो जाएगा आपका इजराइल के द्वारा। और आगे चलते हैं और ये हमारा लास्ट पेज है इसका। इंडोनेशिया के जकार्ता में नवंबर 2022 को आयोजित गुणवत्ता नियंत्रण परिधि पर 47वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के किस NTPC की QC टीम को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? तो ऊंचाहार उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? मथुरा। दिसंबर 2022 में PM श्री विद्यालय योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कुल कितने स्कूलों को चुना गया? 1780। हाल ही में स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति जारी करने वाला जो राज्य बना है वो बना है उत्तर प्रदेश, पहला राज्य बना। और उत्तर प्रदेश ने 5 दिसंबर 2022 को कुल कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया? तो 33,770 करोड़ रुपए का। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश स्थित किस संस्थान द्वारा देश की पहली ड्राइवर रहित स्वचालित कार का सफल परीक्षण किया गया? तो MNIT प्रयागराज। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में पहली महिला ड्राइवर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? प्रियंका शर्मा को। प्रधानमंत्री के मिशन अमृत सरोवर के तहत 8,462 अमृत सरोवर के निर्माण के मामले में राज्य को कौन सा स्थान मिला? तो पहला स्थान मिला है जो है कि उत्तर प्रदेश को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 6 सितंबर 2022 को हुई कैबिनेट की बैठक में 4 नई नगर पंचायतों के गठन की घोषणा के बाद टोटल कितनी नगर पंचायत हो गई? तो 762 हो गई हैं। फ्री राशन कार्ड योजना के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अगस्त 2022 में किस अन्य योजना को बंद करने की घोषणा कर दी गई? तो व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना। 192 करोड़ रुपए से अधिक राशि वाली वह योजना जिसे 6 सितंबर 2022 को कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री योगी से मंजूरी प्रदान की गई, तो कीट एवं रोग नियंत्रण योजना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में प्रदेश में कहां पर सिंगापुर की तर्ज पर पहला नाइट सफारी खोलने की बात रखी है? तो लखनऊ में हो जाएगा। और अमेरिका की तर्ज पर देश में पहली एजुकेशन टाउनशिप कहाँ खोली जा रही है? तो उत्तर प्रदेश में खोली जा रही है। देखिए ये सारी की सारी चीज़ें आपकी रिवीजन हो रही हैं और इसमें कुछ खास है। हाँ, ये वाला एक इम्पॉर्टेंट है। 25 अगस्त 2022 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 की घोषणा की। पुरस्कार हेतु चुने गए देश भर से 46 शिक्षकों में उत्तर प्रदेश के किस शिक्षक का नाम शामिल है? तो खुर्शीद अहमद है। देवरिया में कंपोजिट स्कूल सहवा में शिक्षक खुर्शीद अहमद को यह पुरस्कार विज्ञान शिक्षा में नवाचार के लिए दिया गया। तो ये कहाँ पे कंपोजिट स्कूल है? देवरिया में। तो देवरिया में ये पोस्टेड हैं हमारे खुर्शीद अहमद जी। हाल ही में राज्य सरकार ने किस शहर को सोलर सिटी के रूप में डेवलप करने का निर्णय लिया? तो अयोध्या को, जिसको हमने एक और टाइटल दिया था अयोध्या को, याद होगा, ऊपर आगे क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया है पहले ही। और देख लेते हैं यहाँ पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2022 में जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी 8.3% है, वहीं प्रदेश में इस अवधि में यह दर कितनी रही? 3.9%। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के स्थित राज्य का पहला गांव जहां पर प्रत्येक घर RO पानी की सुविधा दी गई, तो भरतौल गाँव हो जाएगा, ये भरतौल गाँव। फिर अगला देखते हैं, फरवरी 2022 में उत्तर प्रदेश के किस सेंट्रल जेल में कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की क्वालिटी को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई ने 5 स्टार की रेटिंग दी है? फतेहगढ़ सेंट्रल जेल, फर्रुखाबाद। बजट 2022-23 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कितने ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा गया? तो 1 ट्रिलियन डॉलर। ये 22-23 के बजट में ऑलरेडी घोषित कर दिया गया था कि 1 ट्रिलियन इकॉनमी हम बनाने की बात कर रहे हैं।
और आगे देख लेते हैं हम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 10 जुलाई 2022 को उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल लुलु मॉल कहाँ खोला गया? तो लखनऊ में खोला गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके सहयोग से आगामी 4 वर्षों में हर जिले में एक एक मॉडल कंपोजिट स्कूल खोलने का निर्णय लिया? नाबार्ड के सहयोग से। संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन रामनाथ राष्ट्रपति कोविंद जी ने कहाँ पे किया? तो मगहर में किया। अगला है यहाँ पे उत्तर प्रदेश। देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि उत्तर प्रदेश के जेवर में निर्माणाधीन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण हेतु जून 2022 में किस कंपनी को ठेका मिला? तो टाटा प्रोजेक्ट्स को मिला है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर देश में पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को शुरू करने का निर्णय लिया गया? तो मथुरा में लिया गया। वह राज्य मंत्री जिन्हें जुलाई 2022 में यूपी अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष का प्रभार सौंपा गया? तो असीम अरुण। इनको दोनों ही पद सौंप दिए गए एक साथ। उत्तर प्रदेश के किस स्थान से खुदाई के दौरान जून 2022 में 3800 वर्ष पुराने तांबे के शस्त्र के अवशेष मिले? मैनपुरी के गांव गणेशपुर में मिला है। और 4 से 7 जुलाई 2022 के बीच उत्तर प्रदेश में किस महोत्सव का आयोजन किया गया? तो आम महोत्सव का, और लखनऊ में ये भी आयोजित हुआ था। हरियाणा में संपन्न तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में उत्तर प्रदेश पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? 12वें स्थान पर रहा था। खैर इससे अब प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश में बनने वाले 296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 16 जुलाई 2022 को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जालौन जालौन से किया था। जालौन की जो उरई तहसील थी वहाँ से। और दक्षिण कोरिया में 22 से 30 जून 2022 के बीच आयोजित मिसेज यूनिवर्स डिवाइन प्रतियोगिता का खिताब उत्तर प्रदेश की किस सुंदरी ने जीता? तो पल्लवी सिंह ने जीता, और यह कानपुर की रहने वाली हैं। 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य हो गया यूपी, और अब 6 और प्रस्तावित कर दिए गए, तो टोटल 19 हो गए। मुकुल गोयल की जगह 13 मई 2022 को उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? देवेंद्र सिंह चौहान को। और आगे देख लेते हैं। 12 मई 2022 को NSTC इंटरनेशनल तथा हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए? तो वो वाराणसी में ओपन होगा। 1 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पेंशन का पारदर्शी बनाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो ई पेंशन पोर्टल। क्या है? ई पेंशन पोर्टल। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2022 में जल जनित और बैक्टीरिया जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए किस अभियान की शुरुआत की? तो वो ये है दस्तक अभियान। और 2022 के किस लोक गायिका को लोक निर्मला जो सम्मान है 2022 से सम्मानित किया गया? तो शारदा सिन्हा को, और ये पूर्वांचल में गाती हैं, बहुत अच्छा जो है कि गाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों मेरठ के किस कस्बे में मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी? तो सरधना कस्बे में रखी है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास के लिए उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान मिला? तो जल संरक्षण में मिला। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नाम क्या रखने की घोषणा की? महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां देश का पहला अमृत सरोवर अप्रैल 2022 में पूरा किया गया, तो वो ये हो जाएगा आपका रामपुर हो जाएगा। तो अब हमारा अगला टॉपिक शुरू होगा इसमें दोस्तों। अब हमारा अगला टॉपिक होगा जो हम अगली क्लास में कवर करेंगे, समसामयिकी वार्षिकी 2023। तो देखते हैं अगली क्लास में हम लोग या तो इकोनॉमिक्स को कवर कर लेंगे या फिर समसामयिकी को, और सबसे लास्ट में फिर हमारा शुरू हो जाएगा कौन सा? अपडेट वाला सेक्शन। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और उम्मीद करता हूँ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।